नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने चल रहे हैं जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और उनका दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाला प्रभाव, कैसे वो काम करते हैं और उनके काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सब्सक्रिप्शन लेकर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। बच्चों, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। ये क्लासेस बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी आप बहुत सारी क्लासेस को एंजॉय करते हैं। ये क्लासेस बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसे आप मान लीजिए कि क्लासरूम में बैठकर क्लास कर रहे हैं। अपने टीचर के साथ आप वो सारी बातें कर पाएंगे जो क्लासरूम में आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, जो भी यहाँ पर क्लास आपको दी जाएगी वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर से उनको आपके सामने रखा जाएगा ताकि आप उनका बहुत बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकें अपने एग्जामिनेशन में और बहुत बेहतर तरीके से उन बातों को समझ सकें। आपकी प्रिपरेशन को इवेलुएट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे लाइव टेस्ट्स और क्विजेज मिलेंगे आपको, जिनके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को एक रेगुलर बेसिस पे इवेलुएट करते रहेंगे और आपको ये पता चलता रहेगा कि आपको और क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि आपको बहुत सारी कोर्स तक और बहुत सारे एजुकेटर्स तक आपकी पहुंच बन जाएगी, है ना। आप देखिए आगे 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनको आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर इन सभी को आप पढ़ पाइएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है कि आप बहुत सारे क्लासेस कर पाएंगे, बहुत सारे वीडियोज देख पाएंगे, बहुत सारे लाइव सेशंस में जा पाएंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजों तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी एक सब्सक्रिप्शन से। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और ये अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन आपको कहां से मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। इसके अलावा आप इसको ऐप स्टोर से भी पा सकते हैं, जैसा आपका फोन हो उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हूं ज्ञान तिवारी, 15 वर्षों से आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक्स है। आप हमें ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने के लिए, आपके पाठ्यक्रम को बहुत विस्तार से कवर करने के लिए अनअकैडमी बहुत सारे कोर्सेज चलाता है। ये कोर्सेज 15,500 से अधिक हैं और इनमें आप देख रहे हैं कि सारे ही आपके पेपर कवर हो जाते हैं। सारे पेपर कवर हो जाते हैं, आपका ऑप्शनल भी कवर हो जाता है, आंसर राइटिंग कोर्सेज भी कवर हो रहे हैं और इसके अलावा एस्से भी आप कवर कर पाएंगे। तो बहुत सारे कोर्सेज को आप इसके माध्यम से कवर कर पाएंगे। बहुत लंबी प्रिपरेशन है आपकी, आपको जरूर ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। यूपीएससी सीएससी में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं। आप प्लस में जा सकते हैं या फिर आप आइकॉनिक में जा सकते हैं। अगर आप प्लस में जाते हैं तो क्या ऑप्शन है आपके पास? ये सारे हैं कि प्लस में जाएंगे तो क्या चीजें मिलेंगी आपको। आइकॉनिक में जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको प्लस में नहीं मिलेंगी। प्लस की फी जो है 9,000 से लेकर 90,000 तक समझाई गई है और ये 1 महीने से लेकर 36 मंथ तक है। आपको कम से कम 12 से 24 महीने का प्लान लेना चाहिए जिससे आपकी तैयारी पूरी तरह से हो सके। बच्चों, इसमें से किसी भी कोर्स में जाने पर, किसी भी प्लान में जाने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की जरूरत होगी। वो रेफरल कोड है ज्ञान। आप आइकॉनिक में जा सकते हैं। आइकॉनिक में जाने पर आपकी फीस ये बनेगी और इस फीस को पे करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे। कुछ नए बैचेज लॉन्च किए गए हैं, आप इनके बारे में भी देख सकते हैं। कंप्लीट 1 ईयर जीएस बैच है जो कि 2022 के एस्पायरेंट को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। ये बाइलिंगुअल है और इंग्लिश में है
और ये सारे बैचेज जो हैं 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएंगे ये। तो आप इनमें आज एनरोलमेंट करवा लें। कंप्लीट 2 ईयर जीएस बैच फॉर द एस्पायरेंट ऑफ 2023। 2023 के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए एक बैच लॉन्च किया जा रहा है जो कि बाइलिंगुअल और इंग्लिश है। आप 2023 के एस्पायरेंट हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 2021 का जो पेपर दे रहे हैं CSC 2021, उनके लिए 6 मंथ बैच लॉन्च किया गया है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, इनको भी आप देख सकते हैं। NCERT बैचेज आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए लॉन्च किए गए हैं, ये बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम में है, आप इनको भी देख सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे रेगुलर टाइम नहीं दे सकते उनके लिए वीकेंड बैचेज स्टार्ट किए गए हैं, और इन वीकेंड बैचेज, ये वीकेंड बैच जो है ये 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। आइकॉनिक प्राइस हाइक, आज रात से आइकॉनिक प्राइस हाइक हो जाएगा, उससे पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित करें ताकि आपकी तैयारी को बहुत बेहतर मोड़ दिया जा सके, बहुत बेहतर अंजाम दिया जा सके। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी जीएस अगर एक साथ आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ प्लान है, और ये प्लान क्या है आप देख रहे हैं। ये प्लान जो है अगर आप आइकॉनिक का लेते हैं जीएस और उसके साथ ऑप्शनल लेते हैं तो फीस ये रहेगी, और इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे। यूपीएससी सीएससी जीएस, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल, यहाँ पे जीएस किसका है, यहाँ जीएस प्लस वाला है, तो इसको लेंगे आप तो आपको फीस ये पड़ेगी, और इस फीस के लिए, इस फीस में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। तो ये बात थोड़ी जरूरी थी बच्चों जो हमें आपको बतानी थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा अपनी स्टार्ट करते हैं। वो महत्वपूर्ण विषय है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की स्थापना। देखिए, इस बात को हमें ऐसे समझना चाहिए कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, क्यों बनाए गए होंगे, ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनके बारे में आपको आगे जानकारी दी गई है। आगे की स्लाइड्स में ये पूरी जानकारी आपको दी गई है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आपके लिए काम, देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या क्या वहां पर चीजें डेवलप की जा रही हैं, है ना। देखिए, ये है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, OECD है, नैरोबी वार्ता है, भारत ब्यूनस आयर्स सम्मेलन है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उन पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक थियोरी समझनी होगी कि क्या दुनिया ने या विकसित देशों ने, जिनके पास इन संस्थाओं की स्थापना की जिम्मेदारी थी, या यूं कह लो कि इन संस्थाओं की स्थापना में जिन राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की, उनके क्या उद्देश्य रहे होंगे, क्यों इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। तो आप देखोगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह के संगठनों को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ऐसा क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि दुनिया को फाइनेंस देने के लिए संस्थाएं बनाई जाने लगी, दुनिया के व्यापार को रेगुलेट करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाने लगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी सिचुएशन बनी जिसके कारण से दुनिया के देशों के व्यापार को रेगुलेट करना पड़ा। विकसित देशों ने ऐसा करना शुरू किया। विकसित देशों ने दुनिया के अलग अलग देशों में निवेश को ज्यादा सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना प्रारंभ किया। वहां पर थोड़े बहुत सामाजिक विकास करने का प्रयास किया। यह भी प्रयास किया कि जो गरीब देश हैं उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़े। क्या चक्कर है, इसको जरा हम समझते हैं। बच्चों, हमें चलना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक और थोड़ा उससे पहले भी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की यूएसए के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति के रूप में बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किनका था?
पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण था यूरोपीय देशों का, और यूरोपीय देश ही आपस में लड़ा करते थे, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध अपने आर्थिक हितों के लिए, अपने जो है राष्ट्रीय हितों के लिए, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। बहुत गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वास्तव में यूरोप के देशों की ही लड़ाई है। इसको बेवजह विश्व युद्ध कहा जाता है, महायुद्ध है, ये विश्व युद्ध नहीं है। इसमें बहुत सारे देश मिले, लेकिन मेजर रोल जो रहा वो यूरोपियन नेशंस का ही रहा, और जो बाहर के देश भी लड़े वो वास्तव में यूरोपियन नेशंस के इंटरेस्ट का ही परिणाम रहा। तो वास्तव में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, आप समझने चल रहे हैं नियो कोलोनिज्म, नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद क्या है उसको आप बिल्कुल से समझ लेंगे, और नव उपनिवेशवाद को समझकर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समझेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से ये जान पाएंगे कि इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की जरूरत क्या महसूस हुई। नव उपनिवेशवाद पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि जो पहले औपनिवेशिक व्यवस्था थी उसमें हमें किसी देश पर जाकर सैन्य नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना पड़ता था, जिसके कारण से हमें कुछ न कुछ रेवेन्यू वहां खर्च भी करना पड़ता था, वहां लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस पे। लेकिन जो नवीन उपनिवेशवाद की विचारधारा है ये तो ज्यादा प्रभावशाली है और अमीर राष्ट्रों के ज्यादा पक्ष में है। तो कहां से विचारधारा विकसित हो रही है, जरा इसकी तह में जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे विकसित हो रही है और कहां से ये काम कर रही है, और क्यों इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और क्यों इतना दुनिया परेशान है गरीब देशों को विकसित करने के चक्कर में। तो जरा समझिएगा, है ना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर यूरोपीय देशों का नियंत्रण था। इन्होंने मुक्त व्यापार की नीति के माध्यम से, जैसे ब्रिटेन क्या करता था भारत के साथ, मुक्त व्यापार की नीति का पालन करता था, और न सिर्फ भारत के साथ बल्कि उसके जितने भी उपनिवेश थे उनके साथ वो मुक्त व्यापार की नीति का पालन करता था। मुक्त व्यापार की नीति क्या है? मुक्त व्यापार की नीति है सीमाओं पर प्रतिबंध को समाप्त करना। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार कर रहा है, तो भारत की सीमाओं पर दो तरह के बैरियर लगाए जाते हैं। एक कैसे लगाए जाते हैं? टैक्स के माध्यम से, और दूसरे लगाए जाते हैं वस्तु के मात्रा पर, कि आप कितनी मात्रा में हमारे बाजार में वस्तुएं बेच पाइएगा, और जो वस्तुएं बेचिएगा उन पर हम क्या करेंगे? ड्यूटी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। तो इससे मुक्त कर दिया जाए तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार की नीति कहते हैं। तो यूरोपीय देश जहां जहां पर भी अपना उपनिवेश स्थापित कर चुके थे, उन सभी उपनिवेशों में उन्होंने क्या किया? मुक्त व्यापार की नीति का पालन किया। इसलिए अधिकांश उपनिवेशों को उन्होंने अपने तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित किया, और उपनिवेशों को कच्चे माल के निर्यातक के तौर पर विकसित किया। भारत जैसे, अगर हम भारत का एग्जांपल लें तो भारत क्या था बच्चों? भारत कच्चे माल का निर्यातक था, और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बने हुए तैयार माल का बाजार था। अगर भारत के लोग जापान से कोई सामान खरीदना चाहते थे, भारत के उद्योगपति जापान से कोई सामान खरीदना चाहते थे, तो उस पर दूसरी तरह का टैक्सेशन लगता था, दूसरी तरह का टैक्सेशन सिस्टम था। और अगर ब्रिटेन से कोई सामान खरीदा जा रहा था तो उस पर दूसरी तरह का टैक्सेशन था। तो वास्तव में ये कर प्रणाली को और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को इस तरह से रेगुलेट कर रहे थे औपनिवेशिक राष्ट्र कि उनका अपना इंटरेस्ट बना रहे। मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध तक पूरी दुनिया के व्यापार पर नियंत्रण किसका बना रहा? यूरोपीय देशों का बना रहा। और इन यूरोपीय देशों में सबसे ताकतवर तरीके से कौन रहा? सबसे ताकतवर रिप्रेजेंटेशन रहा किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने बहुत ताकतवर तरीके से अपने आप को बनाए रखा इस पूरे वैश्विक व्यापार में, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने में। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई जिससे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हुई, है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की शक्ति में वृद्धि कब से हो रही है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से।
अब जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की शक्ति में वृद्धि हो रही है और ये एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, क्या बन रहा है? ये आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। अब ये जब आर्थिक महाशक्ति बनेगा तो ये क्या चाहेगा कि मैं भी दुनिया के बहुत सारे देशों में अपना सामान बेचूं। व्यापार के लिए इसको भी क्या चाहिए? औद्योगिकरण किया इसने, तीव्र औद्योगिकरण किया। 200 सालों में इसने भी अपने यहाँ उद्योगों को बहुत विकसित कर लिया। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो रिसेशन आया, मार्शल प्लान आया, उसके कारण से यूरोप को इसने पीछे छोड़ दिया और दुनिया की झंडा बरदारी में ये आगे निकलने का प्रयास करने लगा। हालांकि यूरोप में जो पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र रहे वो कमजोर हुए, लेकिन पहले जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स, उसमें यूरोप का नेतृत्व किसके हाथ में जाने लगा? धीरे धीरे करके रशिया के हाथ में जाने लगा। उसने अपना भौगोलिक विस्तार भी किया, उसने अपना वैचारिक विस्तार भी किया, उसने अपना आर्थिक विस्तार भी किया। और इन सब बातों का परिणाम क्या हुआ? इन सब बातों का परिणाम ये हुआ कि यूरोप में उसकी झंडा बरदारी बाकी राष्ट्रों की अपेक्षा मजबूत हुई, ब्रिटेन की अपेक्षा मजबूत हुई। तो इधर यूएस एक ब्लॉक बन रहा है और इधर अमेरिका एक ब्लॉक बन रहा है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका चाह रहा है कि वो महाशक्ति बने। ऐसा चाहते चाहते सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। ऐसा सब करते करते द्वितीय विश्व युद्ध आ गया 1939 से 1945 के बीच में। अब ये युद्ध भी वास्तव में औपनिवेशिक हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था और एक नवीन तरह के शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इस बार अमेरिका बहुत मजबूती से इस बात को उठा रहा था कि आगे के युद्ध में औपनिवेशिक हितों के लिए आगे के युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में औपनिवेशिक हितों की लड़ाई नहीं होने दी जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम साथ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसका लाभ ब्रिटेन ले जाए या यूरोप ले जाए। क्यों कह रहा है अमेरिका? क्यों कह रहा है ऐसी बात? क्योंकि अमेरिका एक बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। अमेरिका अपनी वस्तुओं को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहता है। जिन बाजारों पर ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने कब्जा कर रखा है वो उनको छुड़वाना चाह रहा है, और उनको मुक्त व्यापार के अपने बैनर के नीचे लाना चाह रहा है। कहानी समझते जाइए, बहुत बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। कोई किताब नहीं पढ़ाने वाली है आपको इस कॉन्सेप्ट को। तो अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका ये चाह रहा है कि भाई दुनिया के बाजार पर जो यूरोपीय नेशंस का कंट्रोल है वो खत्म हो। इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अटलांटिक डिक्लेरेशन आया, जिसमें अमेरिका ने क्या कहा कि हम ये लड़ाई किसी भी प्रकार के औपनिवेशिक हित के लिए नहीं लड़ रहे हैं और सभी राष्ट्रों को अपने उपनिवेशों को खाली करना पड़ेगा। ब्रिटेन से भी कहा गया कि आपको भारत को आजाद करना पड़ेगा। उसने कहा कि अटलांटिक घोषणा का पार्ट नहीं है भारत पर अटलांटिक डिक्लेरेशन लागू नहीं होगा, उसके बारे में हम अलग से सोचेंगे, लेकिन बाकी उपनिवेशों को हम आजाद करेंगे। तो अमेरिका को ऐसी कौन सी दिक्कत है? अमेरिका क्यों चाह रहा है कि उपनिवेशों को आजाद किया जाए? उसका एक पक्ष तो हो सकता है कि मानवतावाद उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। तो इस बात की संभावना कितनी होती है पूंजीवादी राष्ट्रों में? थोड़ा कम होती है। तो दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है कि वो भी अपने प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए उतावला हो रहा है, ताकि वो स्वयं को एक महान महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सके। तो इस महान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के क्रम में उसको चाहिए था बाजार, और बाजार चाहिए था तो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में औपनिवेशिक नीतियों का खुलकर विरोध किया। परिणाम क्या हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन भी इस बात को समझ रहा था। ब्रिटेन ने क्या किया, इसका क्या काउंटर निकाला? जैसे जैसे उसके हाथ से उसके उपनिवेश जाते रहे, वैसे वैसे उसने एक नई अवधारणा विकसित कर दी। वो क्या है? राष्ट्रमंडल की अवधारणा विकसित कर ली। राष्ट्रमंडल क्या है बच्चों? राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का एक राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठन है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे, परंतु अब वो स्वतंत्र हैं और राजनैतिक रूप से शासित हैं, लोकतांत्रिक रूप से शासित हैं। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे देशों के समूह को क्या कहा गया? राष्ट्रमंडल कहा गया।
ब्रिटेन ने चालाकी क्या की? ब्रिटेन ने चालाकी की राष्ट्रमंडल बनाकर, राष्ट्रमंडल बनाया और अपने जो भी उपनिवेश उसके अलग अलग देश, जो भी उसके निवेश अलग अलग उपनिवेशों में थे उनको उसने सुरक्षित कर लिया। उन राष्ट्रमंडल के साथ बेहतर संबंध स्थापित करके भारत में उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था और बाकी अन्य देशों में, दक्षिण पूर्व एशिया में जो इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उनको उसने सुरक्षित कर लिया और अपने व्यापारिक संबंधों को उसी तरह से बनाए रखा जैसा वो औपनिवेशिक काल से पहले थे। थोड़ा बहुत घाटा हो रहा होगा क्योंकि औपनिवेशिक काल के बाद टैक्सेशन रूल्स में चेंज आ गए होंगे, तो थोड़ा बहुत ब्रिटेन को लॉस हो रहा होगा। अदरवाइज ब्रिटेन ने अपनी स्थिति को वैसे का वैसे बनाए रखा। बात समझिए, बड़ी चालाकी सारा काम चल रहा है। तो वैसे का वैसे अपनी स्थिति को उन्होंने बनाए रखा। तो ये देखकर अमेरिका भौचक, भौचक का मतलब कि वो जो सोच रहा था वैसा तो हुआ नहीं। तो वैसा तो हुआ नहीं, तो उसने क्या दबाव बनाया कि हम एक ऐसी संस्था बनाएं जिसमें जो पूरे विश्व के व्यापार को रेगुलेट करे। और कैसे कैसे रेगुलेट करे? वो मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशंस डेवलप करे। तो यूरोपीय देश या यूं कह लो कि ब्रिटेन के हस्तक्षेप, 3 संस्थाएं बननी थी, आप समझिएगा, है ना। एक तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एक व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए बनना था, वो नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाह रहा था कि ऐसी कोई संस्था बने जिससे उसके व्यावसायिक हित, व्यापारिक हित प्रभावित हों। तो बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर औपनिवेशिक विचारधारा के खात्मे का युग है, उपनिवेशवाद के खात्मे का युग है। अब उपनिवेशवाद का एक तरफ खात्मा हो रहा है और दूसरी तरफ जो औपनिवेशिक शक्तियां हैं वो अपने इंटरेस्ट को बचाए रखने का कुछ ना कुछ प्रयास कर रही हैं। अमेरिका कोई औपनिवेशिक शक्ति थी नहीं, तो इसलिए वो क्या प्रयास कर रही है? वो प्रयास कर रही है कि जिन मार्केट को औपनिवेशिक शक्तियों ने कब्जा कर रखा है उन पर हम अपना नियंत्रण कैसे बढ़ा लें। तो ये दोनों के मध्य एक इस तरह के स्थिति निर्मित हो रही है। अब इस स्थिति में एक नया मॉडल डेवलप करने का प्रयास किया गया। ये नया मॉडल क्या है? ये पुराना उपनिवेशवाद को खत्म कर दिया जाए और एक नया उपनिवेशवाद का मॉडल खड़ा किया जाए जिसे नव उपनिवेशवाद कहा जाएगा। ओके, ये क्या होगा? ये होगा नव उपनिवेशवाद। अब आप देखेंगे ध्यान से कि जितना भी अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए गए वो क्यों बनाए गए? ताकि पूंजीवादी देशों के आर्थिक हितों को सुनिश्चित किया जा सके। जो बड़े अमीर देश थे उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वैसे ही रखा जाए जैसा वो चाह रहे हैं। अच्छा, अब इस तरह की बहुत सारी संस्थाओं के बारे में आप देखेंगे। वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये क्या कर रही है? ये बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए आपको पैसे दे रही है। अब वर्ल्ड बैंक आया तो वास्तव में किसके लिए आया था? पहली संस्था इसकी क्या थी? IBRD थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो इसलिए बनाया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी अर्थव्यवस्थाएं नष्ट विनष्ट हुई हैं उनको पुनः स्थापित किया जाए और उनके रिकॉन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर पैसे की कमी ना होने पाए। इसके बाद जब आप देखोगे कि इसमें और कई संस्थाएं हैं, जब उन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को आप देखोगे तो वो क्या कर रही हैं? वो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं। एक संस्था, देखिए, एक संस्था है वो आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, दूसरी संस्था है वो आपके यहाँ विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। अब जरा इन दोनों को जोड़ के देखिए, इसने क्या किया? जिसने विकास के लिए पैसे दिए, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए, वास्तव में उसने क्या किया? उसने उस देश के पूंजी को यहाँ आने के लायक माहौल बनाने के लिए निवेश किया। इंडिया को कहा भाई ले जाओ, खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाओ। ठीक भाई, चौड़ी चौड़ी सड़कें बना ली। फिर कहा, अमेरिका के आदमी से कहा कि तुम जाओ इंडिया में निवेश करो। उसने कहा कि अगर निवेश में कुछ गड़बड़ी हुई तो, इन्होंने कहा हम गारंटी दे रहे हैं कुछ नहीं गड़बड़ होगा, हम पैसे हम दे रहे हैं, है ना। तो ये वास्तव में क्या खेल क्या चल रहा है?
ये वास्तव में सारा खेल ये चल रहा है कि विकसित देशों को विकासशील देशों के आर्थिक संसाधनों के उपयोग की छूट अभी भी देते रहें। तो अब आप कहोगे कि साहब जब इतना ही बुरा है तो हम लोग स्वीकार क्यों कर रहे हैं? तो आप हमको बताओ कि आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? अगर आप अपने विकास की तुलना अमेरिका से करोगे, ब्रिटेन से करोगे, तो आपके पास विकल्प क्या है सिवाय इसके कि आप उनके साथ जिस तरह के व्यवहार में हो उसमें अपना इंटरेस्ट कैसे ज्यादा बेहतर बना सकते हो और कैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस में लड़ सकते हो। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन खुलकर तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम विकसित देशों के पक्ष में काम करते हैं, ये तो कहेंगे कि हम दुनिया के पक्ष में काम करते हैं और हम अल्प विकसित और विकासशील देशों के ज्यादा नजदीक हैं। तो आपको ये बात समय समय पर मंच से उठाते रहना होगा और अपनी स्थिति को मजबूत करते रहना होगा और साथ ही साथ इस खेल में शामिल होते रहना होगा। क्यों? क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी का एरा अब नहीं है। और अगर आप सोचें कि हम इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से छूट ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप वर्ल्ड बैंक से लीजिए सड़कें बनवाने के लिए और सड़कें बनवा के और जो विदेशी निवेश है उसको रेगुलेट करिए, अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लायक बनाइए ताकि ये जो चक्र है उसको हम तोड़ सकें। लेकिन बच्चों ये बात अभी आगे जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कार्यप्रणाली को आप समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि वास्तव में सारा खेल क्या है। सारा खेल है ये नवोपनिवेशवाद का, सारा खेल है वैश्विक महाशक्तियों के लिए बाजार विकसित करने का, है ना। अच्छा, ये उपनिवेशवाद पुराने वाले उपनिवेशवाद से ठीक है। कैसे ठीक है? क्योंकि पुराने वाले उपनिवेशवाद में लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी। लड़ाइयां लड़ो, फिर देश पर कब्जा करो, फिर वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, उसकी सीमाओं की सुरक्षा करो, थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलेगा तो मिलेगा। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी इस बात का भी साथ साथ प्रयास करते हैं कि आपका आर्थिक विकास भी हो। आर्थिक विकास क्यों हो? क्योंकि भाई आप हमारा सामान तभी खरीदेंगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। तो उतना ही हो, लेकिन उतना ही हो, ज्यादा होगा तो आप इन्वेस्ट करने लगेंगे। और हमारा जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है उन्होंने कुछ ऐसा प्रभावित किया कि हम उसी तरह से मुड़ते चले जा रहे हैं। हम भी पूंजीवाद को स्वीकार करते चले जा रहे हैं। अभी आने वाला समय कैसा होगा? आने वाला समय अधिकांश जनता के लिए कैसा होगा कि वो इतना ही कमा पाएंगे जिससे वो अपने जीवन का सर्वाइवल कर सके और पूरे जीवन वो सिर्फ यही करते रह जाएंगे और उनके बच्चे भी यही करते रह जाएंगे। ये क्या है? ये नवोपनिवेशवाद है। खूब कंपनियां आएंगी, आपसे 15,000 20,000 रुपए में काम करवाएंगी। उतना देंगी, कितना देंगी? जितना आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलाउ करेगा उसी के आसपास पैसे देंगी। मतलब कि जिससे आपका जीवन यापन हो सके उतना ही पैसा देंगी। आप में इंटरप्रेन्योरशिप नहीं आने देंगी। ये एक्चुअल में कहानी कुछ ऐसे है कि आप बहुत बड़े से पहलवान को बहुत छोटे से बच्चे से कुश्ती लड़वा दीजिए, तो पहलवान क्या करेगा? बच्चे को हरा तो देगा ही, हराना तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत छोटी सी बात है, बल्कि उस छोटे से बच्चे को इस तरह से हरा देगा जिससे उसके शरीर में कई जगहों पर ऐसे चोट लग जाएगी जिससे वो हो सकता है कि भविष्य में बड़ा और मजबूत पहलवान बनने में उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। भारत की अर्थव्यवस्था को आप इसी तरह से देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर भारतीय निवेशकों को आने में बहुत टाइम लग रहा है और बहुत मुश्किल होता जा रहा है भारत के निवेशकों को आने के लिए। तो जो पूरी दुनिया में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी वो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आने से प्रभावित हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम खत्म हो गई है, प्रभावित हुई है। तो देखिए फिर क्या है। हाँ, सर्वाइवल आसान हुआ है। सर्वाइवल आसान इसलिए हुआ है कि अमेरिका अपने सामान बेचने आ रहा है और अमेरिका जो आपके यहाँ प्रोडक्शन होता ही नहीं है वो भी मिल रहा है आपको। आपको पिज्जा भी मिल रहा है खाने के लिए, तो आपको लग रहा है कि मजा आ रहा है। एक्चुअल में आप अपनी इकोनॉमी को खोखला कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं आप, तो अमेरिका का कोल्ड ड्रिंक आपको सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, पीजिए, एंजॉय करिए। पर अगर आप ना पीते
और गन्ने का जूस पीते या भारत में उत्पादित कोई चीज पीते, अगर आप कल्पना करो कि आप जो है 1000 लोग एक एक मोहल्ले में रहते हैं, 1000 लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है ना, कोई फायदा नहीं होता उससे, सब नुकसान ही होता है। ये 1000 लोग जो रोज 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये अगर पर डे 10 रुपए का अपने गांव, अपने मोहल्ले में लगने वाले ठेले से गन्ने का जूस पिए, तो वो गन्ने का जूस नहीं होके बल्कि बिल्कुल वो कारपोरेट स्टाइल में जूस बनाने लगेगा और बहुत बेहतर तरीके से अपना जूस बेचने लगेगा वो। क्यों? क्योंकि अच्छा, गन्ने की जूस फायदा कर रहा है, बावजूद इसके आप उसको नहीं पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक नुकसान कर रही है, बावजूद इसके आप उसको पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए सलमान खान आ रहे हैं, इसके लिए कैटरीना कैफ आ रही हैं, इसके लिए तमाम और हीरो हीरोइन आ रहे हैं, पूरी क्रिकेट टीम आ रही है। गन्ने के जूस वाला भी अपने बगल किसी हीरोइन को खड़ा कर ले तो गन्ने का जूस पीने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऑफेंसिव मार्केटिंग करके आपके पूरे अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, ये नमकीन बनाएंगे, ये चिप्स बनाएंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, जहां भी मौका मिलेगा वहां निवेश करेंगे और आपको उस सिस्टम में घुसने में नुकसान देर लगेगी, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपके लिए फिर बेहतर विकल्प क्या बचेगा, आप इन्हीं के यहाँ नौकरी कर लो, इनके एरिया मैनेजर बन जाओ, इनके मार्केटिंग हेड बन जाओ, इनकी सामान बेचो धूप में टहल के और कोल्ड ड्रिंक पी के फिर सो जाओ। गेटिंग द पॉइंट? तो ये वास्तव में क्या है, वही वाली व्यवस्था है, आप कमाओ और इनको दे दो। वही तो अंग्रेज भी कर रहा था, जो भी कमाते थे अंग्रेज को दे देते थे, अंग्रेज इंग्लैंड लेके चला जाता था। वही व्यवस्था आज आप कर रहे हो, जो भी कमाओगे वो अगर अगर आप जो है कोई खाने की चीज खरीदना चाहते हैं, है ना, एफएमसीजी प्रोडक्ट कोई खरीदना चाहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कोई खरीदना चाहते हैं, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आप आटा खरीदने हैं, कहाँ जाइएगा, आप आटा खरीदने आईटीसी का आटा खरीदिएगा, आशीर्वाद खरीदिएगा, तो आटा आप ब्रश खरीदिएगा किसका खरीदिएगा, टूथपेस्ट खरीदिएगा तो किसका खरीदिएगा, तो आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल का खरीदिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का खरीदिएगा। ये सारी कंपनियां विदेशी हैं, विदेशी कंपनियों के आप वो कोलगेट का प्रचार करेगा, टूथपेस्ट का प्रचार करेगा, कोलगेट के प्रचार में कहेगा वो कोलगेट के प्रचार में कहेगा कि वो कोलगेट का प्रचार करेगा, पेप्सोडेंट का प्रचार करेगा, कोलगेट के प्रचार में कहेगा पेप्सोडेंट खराब है, पेप्सोडेंट के प्रचार में कहेगा वो कोलगेट खराब है, लक्स का प्रचार करेगा तो कहेगा लाइफबॉय खराब है, लाइफबॉय का प्रचार करेगा तो कहेगा लक्स खराब है। और आपको पता नहीं कि दोनों एक ही हैं, आपको पता हो सकता है, लेकिन हम तो पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं कि दोनों एक ही हैं। और जब दोनों एक ही हैं तो फिर चाहे इनको खरीदो चाहे उनको खरीदो, पैसा तो वहीं जा रहा है। तो ये क्या है, ये नव उपनिवेशवाद को सृजित करने का मॉडल है, नियो कोलोनिज्म को सृजित करने का मॉडल है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि वास्तव में ये क्या कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कार्यप्रणाली को हम समझेंगे, वैसे वैसे ये बात आपको और स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी कि एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, भारत में या दुनिया में एक नवीन औपनिवेशिक विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, हम बहुत सिस्टमेटिकली समझेंगे इन चीजों को। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आए और आपको बता दें कि इनका हेड ऑफिस यहाँ, इनके मेंबर ये हैं, इनके मेंबर ये है, ऐसा नहीं है। वो तो आप एसएससी और बैंक के एग्जाम में वो सब पूछा जाता है। आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं और आप उस गरिमा को बनाए रखें और उस स्तर को छूने का प्रयास करें जिस स्तर पर यूपीएससी आपसे चाहता है ना। तो कम से कम अध्ययन में भी उस गरिमा को बनाए रखे, है ना। वो गरिमा क्या है कि आप जो है अपनी स्टडी के स्तर को उस लेवल पे ले जाएं। जरा समझते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था क्या है। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली बाह्य भुगतान संपादित करने वाली एक व्यवस्था है जो नियमों, साधनों, सुविधाओं एवं संगठनों से बनती है। मतलब एक सिस्टम है जिसमें कौन कौन से हैं, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, भुगतान के नियम शामिल हैं, भुगतान के साधन शामिल हैं, भुगतान की सुविधाएं शामिल हैं और भुगतान के लिए उत्तरदायी संगठन शामिल हैं। और इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ये, है ना।
आईएमएस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निर्देश या सत्ता भी कहा जाता है। आप कार्ड स्वैप करते हैं, पैसा चला जाता है, ये क्या है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का तरीका है। इस प्रणाली को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि मुद्राओं को विनिमय दर कैसे तय हो रही है या फिर विदेशी मुद्रा भंडार किस रूप से संचित हो रहे हैं। यदि आईएमएस निम्न दो उद्देश्यों को पूर्ण निष्पक्षता से करे तो ये अच्छा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम माना जाता है। क्या क्या चाहिए उसको? विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का महत्तमीकरण करे। अब देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम अच्छा कौन सा होगा? जो विदेश व्यापार और विदेशी निवेश का महत्तमीकरण करे। महत्तमीकरण का मतलब बच्चों उसको एक्सपैंड करे, उसको फैलाए। किसको? विदेशी व्यापार को। ऐसा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डेवलप होना चाहिए जो विदेशी निवेश को ईज करे और उसको विस्तारित करे, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को भी ईज करे और उसको विस्तारित करे। तो ये पॉइंट अगर हम ध्यान में दें तो विदेश व्यापार में बड़े विक्रेता कौन है? बड़े विक्रेता हैं विकसित देश। तो अगर आपसे हम ऐसे ही सिंपल सा पूछें कि ये बताओ कि ये सिस्टम किसके हित में काम कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए कि भाई विकसित देशों के हित में काम करेगा, क्योंकि वही सबसे बड़े व्यापारी हैं और दूसरे देशों में जाकर वही सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। बात हमारी समझ में आ रही है? आगे ये भी कह रहा है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच व्यापार के लाभ का सामूहिक वितरण तय करे। मतलब इस तरह से भुगतान प्रणाली को इस तरह से विकसित किया जाए जिससे लाभ सभी देशों को समान रूप से हो। लेकिन क्या होगा? क्या आपको लगता है कि होगा? तो ये गौण उद्देश्य बन जाएगा। अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर लोग उस सिस्टम का हिस्सा बनने से मना कर देंगे। तो ये इनकी बाध्यता है ऐसी बातों को कहना, लेकिन उनका छुपा एजेंडा क्या है? या यूं कह लो कि हम अगर उनकी मंशा पे भी सवाल नहीं खड़ा करना चाहें तो भी हमें यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये व्यवस्था हमेशा विकसित देशों के पक्ष में ही काम करेगी। आईएमएस का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वो अपने तीनों ही कार्य, कौन कौन से कार्य हैं? सामंजस्य, किसके किसके बीच? सभी पार्टीज के बीच में जिनके बीच में पेमेंट होना है। तरलता, तरलता का मतलब कि आसानी से पैसे का लेन देन हो और हमारा विश्वास भी उस भुगतान प्रणाली पर बने। तो सामंजस्य से तात्पर्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों के भुगतान संतुलनों के संकट का समाधान। तरलता यह सूचित करता है कि किसी आईएमएस के पास कितना विदेशी विनिमय भंडार है, और एक अच्छे आईएमएस के पास विदेशी विनिमय का इतना भंडार अवश्य होना चाहिए कि वो राष्ट्रों के भुगतान संतुलन के संकट को बिना स्फीतिपरक प्रभाव से निपटा सके। और विश्वास का मतलब क्या है? कि विश्व के राष्ट्रों का आईएमएस में प्रदर्शित किया जाने वाला विश्वास जो इस बात से उत्पन्न होता है कि जो सदस्य यह माने कि आईएमएस अपने सामंजस्य की भूमिका अच्छी तरह से निभा रहा है। भरोसा भी होना चाहिए उस पर कि वो बेहतर तरीके से कर रहा है, विकसित देशों के पक्ष में काम नहीं कर रहा है। लेकिन दुनिया में जितने आईएमएस हैं ये विकसित देशों के पक्ष में जा रहे हैं। अब देखो, ये तो ठीक था, मॉनेटरी सेटलमेंट का व्यवस्था ठीक थी, सिस्टम था वो। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे, जो ऑर्गेनाइजेशंस को आप पढ़ने के लिए आए हैं। और ये देखिए कैसे इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कॉलोनियल मॉडल को दुनिया में जीवित रखने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध ने क्या किया? भौगोलिक नियंत्रण किसी राष्ट्र द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र पर भौगोलिक नियंत्रण स्थापित करने वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया, है ना। भौगोलिक नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था क्या हुई? इसका अंत कर दिया। तो अब क्या करना चाहिए? अब ये करना चाहिए कि युद्ध ना हो फिर, क्योंकि अब युद्ध होगा तो केवल नुकसान होगा। पहले युद्ध होता था तो फायदा होता था, युद्ध करते थे, जीत के कब्जा कर ले रहे थे, कब्जा कर लिया तो वहां से रेवेन्यू आने लगा,
क्षेत्र विस्तार हो गया, बाजार मिल गया, बहुत सारी चीजें बढ़ जाती थी। लेकिन अगर अब भौगोलिक नियंत्रण स्थापित करने को लोगों ने बुरा माना या ये तय हुआ कि नहीं किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में एक स्थायी विश्व की कल्पना की गई और ये सोचा गया कि भाई अब दुनिया पर हम आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो क्या हुआ होगा, ब्रेटन वुड्स में बैठक हुई इस बात को लेकर, इसीलिए हमने ये शीर्षक क्या लिया, ब्रेटन वुड्स डेवलपमेंट। क्या हुआ ब्रेटन वुड्स डेवलपमेंट में, जहां एक तरफ विश्व के शक्तिशाली देश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से एक स्थायी विश्व की आशा कर रहे थे, वहीं इस बात की भी चिंता थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व की वित्तीय व्यवस्था भी एक स्थायी प्रकार की हो, स्थायी वित्तीय व्यवस्था का विकास हो। अब दो बातें थी, जो पूंजीवादी देश थे या जो उस समय के विकसित देश थे वही लड़ाई लड़ रहे थे और वो नष्ट हो चुके थे, वो नष्ट भ्रष्ट हो चुके थे, टूट फूट चुके थे, मतलब कि उनको रिकॉन्स्ट्रक्शन की जरूरत थी, है ना, उनको रिकॉन्स्ट्रक्शन की जरूरत थी। और वो ये सोच रहे थे कि अगर उनके रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं किया गया तो ऐसा हो सकता है कि वो तो फिर दौड़ में उन्हीं के बगल खड़े मिलेंगे जिन पर कल तक वो कब्जा किए थे। तो क्या होना चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए देशों को आगे विकसित करने का। अब इसमें उन देशों को भी शामिल कर लिया जाए जो अभी अभी दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हुए हैं, ताकि उनको लगे उनका बाजार भी हमको मिल जाए और उनको यह भी लगे कि उनके भी विकास की व्यवस्था की जा रही है, उनके भी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट जारी है, एक संयुक्त प्रभाव, एक संयुक्त प्रयास चल रहा है। तो वास्तव में यहीं से ब्रेटन वुड्स की बात आती है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना की प्रक्रिया के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम तथा 42 अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि, जिनमें कुल मिला के 44 हो जाएंगे, यूएसए के हैम्पशायर स्थित ब्रेटन वुड्स में जुलाई 1944 में एक संगोष्ठी में मिले, है ना। बात हमारी समझ रहे हैं आप, एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में क्यों मिल रहे हैं, एक्चुअल में इनका उद्देश्य है, विकसित देशों का उद्देश्य है कि भाई बुलाओ सबको, लाइन में बिठाओ और इन सबको बेवकूफ बनाओ, क्यों, ताकि हम लोग अपना विकास तेजी से कर सकें, जिसका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को कार्यान्वित करने पर विचार करना। संगोष्ठी में लिए गए निर्णय के उपरांत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई। तीसरा जो संगठन था, जो व्यापार को रेगुलेट करने के लिए बनाया जाना था, वो नहीं बन पाया और वो ब्रेटन वुड्स में नहीं हो पाया, तो फिर उरुग्वे राउंड जाके वो 1994-95 में बन पाएगा। 86 से 94 उरुग्वे राउंड चलेगा और वो बहुत लंबी प्रक्रिया से फिर वो निर्मित हो जाएगा। उससे पहले गैट आ जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बात मेरी समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, आप नई बातें जान जाएंगे और आप ये भी जान जाएंगे कि दुनिया जितनी अच्छी दिखती है वास्तव में उतनी अच्छी होती नहीं है, समझे। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अब आगे बात करते हैं ना कि ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहा जाता है इंटरनेट IMF को और वर्ल्ड बैंक को, और दोनों ही के मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। दोनों पर देखो ना कहाँ मुख्यालय है, एक आध का दिल्ली भी बना देते तो समझते हम कि हाँ आप जो है स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के अलावा मुख्यालय बना देते किसी का तो हम समझते हैं कि आप उन क्षेत्रों के विकास के लिए चिंतित हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं पहले, है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना यद्यपि जुलाई 1944 में हो गई थी, तथापि इसके अनुच्छेदों का प्रवर्तन 27 दिसंबर 1945 को हुआ। क्या करता है ये, विनिमय दर विनियमन, दुनिया भर के सदस्य देशों के लघु अवधि की विदेशी मुद्रा देनदारियों की खरीद, सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार
का आवंटन इत्यादि शामिल है। ये भुगतान संतुलन शब्द बार बार आएगा, इसको आप जरा सा समझ लेंगे, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी तो भुगतान संतुलन बार बार आएगा। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम बहुत टेक्निकल समझेंगे तो अलग ही चले जाएंगे, अलग ही मुद्दे पर चले जाएंगे, तो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट विल इक्वल टू x माइनस m। x क्या है बेटा? x इज स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड m इज फॉर इंपोर्ट। तो भाई अब क्या बचा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को क्या निष्कर्ष निकला? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। अगर x इज ग्रेटर देन m होगा तो क्या होगा? x इज ग्रेटर देन m होगा तो इसका मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव भुगतान संतुलन होगा तो आपके फायदे में है। इसका मतलब आपने क्या किया कि आपने निर्यात करके जो पैसे कमाए उससे कम पैसे खर्च किए, क्योंकि जब आप आयात करोगे तो भुगतान करना पड़ेगा आपको, तो भुगतान जितना आपने किया उससे ज्यादा आपको मिला, तो कम भुगतान किया ज्यादा मिला आपको, मतलब ये है कि आप फायदे में हैं, तो फायदे में हो गए। अब मान लीजिए कि आप अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो अमेरिका के साथ जब व्यापार करेंगे आप तो कौन फायदे में रहेगा? बहुत सिंपल सी बात है, अमेरिका फायदे में रहेगा। अब जब अमेरिका में फायदे में रहेगा, इस साल फायदे में है, अगले साल फायदे में है, उसके अगले साल फायदे में है, उसके अगले साल फायदे में है, तो तुम व्यापार करोगे? क्या भारत चाहेगा कि हम व्यापार करें? नहीं करेगा, तो अमेरिका के साथ व्यापार रोकेगा वो। तो अमेरिका की वस्तुएं फिर कहां बिकेंगी? ऐसा करके सारे देश मना करेंगे तो अमेरिका की वस्तुएं बिकना बंद हो जाएंगी। तो इसने क्या कहा? चिंता नहीं करो, तुम्हारे भुगतान संतुलन को व्यवस्थित करने के लिए हम तुम्हें कर्ज दे देंगे, लो कर्ज में दब जाओ। तभी तो कर्ज में दब जाते हो। कल की क्लास में हम आपको बता रहे थे कि आपके यहाँ डेब्ट और जीडीपी का रेशियो क्या है? 70% के आसपास है डेब्ट जीडीपी रेशियो। आपकी टोटल जीडीपी का 70% ऋण है। तो ये व्यवस्था देखो ना कैसे काम कर रही है ना? ये व्यवस्था कैसे कितनी चालाकी से काम कर रही है। तो इसके मुख्य कार्यों में क्या है? विनिमय दर विनियमन, दुनिया भर के सदस्य देशों के लघु अवधि की विदेशी मुद्रा देनदारियों की खरीद, ताकि भुगतान उनको होता रहे। जिनको भुगतान होना विदेशी मुद्रा की देनदारी आप अमेरिका के प्रति है, अमेरिका ने फाइनेंस की भी व्यवस्था कर दी है, लो यहां से उधार लेके हमको दे दो, अब उधार भरते रहना तुम, है ना? तो सारा चीजें कैसे हो रही है बच्चों? ये हम नियो कोलोनिज्म का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप कर रहे हैं आपके दिमाग में कि कितनी बारीकी से नियो कोलोनिज्म आपके पास काम कर रहा है। सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार इत्यादि आवंटित करता है। भुगतान संतुलन संकट क्या है? भुगतान संतुलन संकट की आपके पास विदेशी ऋण विदेशी मुद्रा नहीं है तो आप भुगतान संतुलन अपना निर्मित नहीं कर पाइएगा, निगेटिव है भुगतान संतुलन आपका। तो भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में सदस्य देशों की सहायता करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो वास्तव में ये क्यों हो रहा है? भुगतान संतुलन की सहायता देने से निश्चित तौर पर आपके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, गुणवत्ता आपके जीवन की सुधर रही है, अमेरिका से चीजें आ रही हैं, आप खा पी के मस्त रह रहे हैं, आपका जीवन स्तर अच्छा हो रहा है। लेकिन क्या वास्तव में आपका ये ग्रोथ पूरे नेशन के लिए सही है? हमारा जीवन सही चल रहा है लेकिन जो राष्ट्र है वो ठीक नहीं चल रहा है ना। ओवरऑल देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बेहतर बात ये नहीं है। तो आईएमएफ के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास एवं विनिमय दरों का स्थिरीकरण करना, विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था करना, विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान की व्यवस्था करना, यही है ना? विनिमय प्रतिबंध जो लगे रहेंगे उनको समाप्त करेंगे, बहुपक्षीय भुगतान करेंगे।
भुगतान संतुलन की समस्या में इसकी स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक सहायता की उपलब्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटारा तथा उनकी अवधि में कमी। तो आपको जो हेल्प कर रहे हैं ये वास्तव में जा कहाँ रहा, पैसे आपको दिए इसने उधार, चला गया अमेरिका वो पैसा, तो एक्चुअल में इन्होंने एक दूसरे रूट से अमेरिका को फाइनेंस कर दिया, ब्रिटेन को फाइनेंस कर दिया, विकसित देशों को फाइनेंस कर दिया। तुम्हें तो सिर्फ पैसा मिल रहा है, उनका स्थायी विकास हो रहा है, उनका परमानेंट डेवलपमेंट हो रहा है, और वो ऐसा चाहेंगे कि तुम्हारा विकास ना हो ताकि आप उनके बाजार बने रहें। थोड़ी बात कर लेते हैं इनसे जुड़े हुए तथ्यों की। वर्तमान में आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या 188 है। इस संस्था का संचालन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक सदस्य देश के एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर से मिलकर बनता है। भारत के लिए वित्त मंत्री बोर्ड के पदेन गवर्नर होंगे, जबकि रिजर्व बैंक का गवर्नर वैकल्पिक गवर्नर होता है। आईएमएफ के दैनिक कार्यों की देखरेख और प्रबंधन कार्यकारी निदेशक मंडल करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 और देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का प्रतिनिधित्व भी आईएमएफ में भारत ही करता है। इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, है ना। तो इस तरह की कई इकाइयों में बांट रखा है विश्व को, और वहां पर कौन किसका प्रतिनिधित्व करेगा ये तय कर रखा है। आपको बातें हमारी समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही तो ध्यान से समझो और ज्यादा ध्यान लगाओ, है ना, क्योंकि समझना पड़ेगा, तुम्हें क्वेश्चन आएगा। और आप यूपीएससी के एस्पायरेंट है भाई, और भारत में इससे बड़ा तो कोई परीक्षा होता नहीं है। इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत अगर कहीं है तो वो केवल एकेडमिक रिसर्च में है। अदरवाइज आपको सबसे ज्यादा नॉलेज की जरूरत यहीं पड़ती है, और ये नॉलेज आपके बहुआयामीयता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मल्टी डायमेंशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप आते हैं, ताक झांक करते हैं, चले जाते हैं, और भटकती आत्माएं रहते हैं, तो ताक झांक ना करें, रुक के पढ़ें। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा का जो लेक्चर है उसको पूरा पढ़ें, है ना। 2 घंटे आप इधर उधर खर्च करेंगे, उससे बेहतर है कि आप यहाँ बैठकर 2 घंटे एक बार, अगर इस 2 घंटे टाइम देने से आपकी मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न सही फंस गया तो क्या करिएगा? क्या आप कहेंगे कि नहीं 2 घंटे देना ठीक नहीं था? बिल्कुल सही था वो। और ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अनअकैडमी के एजुकेशन रिवॉल्यूशन से आप अपने आप को जोड़िए, इसके साथ जुड़िए, दूसरे लोगों को भी इस अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन के साथ कनेक्ट करिए, इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइए। बहुत पुनीत कार्य कर रहा है अनअकैडमी आप तक पहुंचने के लिए। आईएमएफ अपने सदस्यों के कोटा का प्रत्येक 5 वर्ष पर समीक्षा करता है। पिछली समीक्षा से 2015 में की गई। इस समीक्षा के उपरांत भारत का कोटा बढ़ाकर 2.76% हो गया, जो कि पहले 2.44 था। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जाता है, जो भी आईएमएफ के मेंबर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के मेंबर होते हैं, उन्हीं को वो लोन देता है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी समझौते का भाग है, और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र आईएमएफ से कर्ज लेने के लिए योग्य हो जाता है। भारत 1981 से आईएमएफ के साथ लेन देन करता है। भारत इसमें मुख्य अंशदाता भी है। वर्तमान समय में भारत भुगतान संतुलन की मजबूत स्थिति में है, और विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में भी ये सहज है ना। तो भारत तो अपनी स्थिति को बहुत सारे आर्थिक सुधारों के माध्यम से, और बहुत लंबे समय से भारत ने अर्थव्यवस्था पर बहुत मेहनत से काम किया। भारत की आजादी के बाद से पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल काम किए, पंचवर्षीय योजनाओं का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ी, और विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति हमारी बहुत ही मजबूत है, बहुत अच्छी है। तो हमें थोड़ा कम प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा, अगर आप इंश्योरेंस करवाने जाइए तो जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं सब आपको विदेशी मिलेंगी। आप कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री जाइए, विदेशी मिलेंगे आपको। आपको कार बाइक खरीदनी है, विदेशी मिलेंगी आपको।
आपको कपड़े के ब्रांड में जाना है, विदेशी मिलेंगे आपको। तो ये जो कब्जा है बाजार पर, ये थोड़ा चिंताजनक बात है, ये ठीक नहीं है ना। और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अधिक है, ठीक है, हमें अपने देशी निवेश को भी मजबूत करना होगा और ये जो हमारी डिपेंडेंसी है इससे हमें मुक्त होना होगा। हालांकि जिन लोगों ने हमारे यहाँ निवेश किया है उनको भी हमारे कानून मानने ही होंगे और उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनको भी वही चाहिए जो हमें चाहिए, है ना। उनको भी बाजार तो चाहिए ना, तो क्या करेंगे। अच्छा, सस्ते में भी बेचते हैं, अच्छी चीजें बेचते हैं, गुणवत्ता युक्त चीजें बेचते हैं, तो आपको मन करता है कि खरीदें उनको। हमारी सरकार, अगर हम विदेशी कंपनियों को निकाल दें कि एक भी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ इंश्योरेंस नहीं कर पाएगी, तो आपको क्या लगता है कि अगर पूरे भारत के नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, पूरे भारत के नागरिकों को लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, तो कौन कंपनी है ना। तो बहुत कम कंपनियां हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमें इन पर रूल्स रेगुलेशंस कड़े करते रहने होंगे, जबकि हम उल्टे ईज करते जा रहे हैं। हालांकि अब उस युग में आ रहे हैं जिस युग की हम बात कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम ही नहीं, पूरी दुनिया अब संरक्षणवाद की ओर लौट रही है, क्योंकि पूरी दुनिया अब ये देख रही है, जैसे अमेरिका ये देख रहा है कि केवल हम ही विक्रेता नहीं है, अब और भी लोग विक्रेता हैं, और अब और लोग विक्रेता हैं, तो हम कहाँ डिफीट हो रहे हैं। तो हम कैसा नियम बनाएं, अब हमारे मार्केट में ये लोग कब्जा ना कर लें, तो अब हम संरक्षणवादी हो जाएं। तो सबसे पहले संरक्षणवाद की शुरुआत भी कौन कर रहा है, प्रोटेक्शनिज्म की शुरुआत भी कौन कर रहा है, अमेरिका ही कर रहा है। तमाम इस तरह के रूल लगा रहा है, तमाम इस तरह के नियम लगा रहा है, जिससे प्रोटेक्शन बढ़े, है ना। चलिए अगली संस्था की ओर चलते हैं। अभी बहुत सारी बातें इस तरह की होनी चाहिए हमारे आपके बीच में, और बहुत मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। हम करते रहेंगे समय समय के साथ आपके साथ, है ना। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक, और हमारे साथ अंत तक नहीं बल्कि सिलेक्शन तक आप बने रहें। एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे, है ना। तो बात करते हैं बच्चों वर्ल्ड बैंक की। आज विश्व बैंक, वर्तमान में विश्व बैंक समूह अपने 5 अंतः संबंधित आर्थिक संगठनों के द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों में कार्यशील है। इसके संस्थानों का परिचय निम्न प्रकार से है। पहला कौन है, पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे आप IBRD कहते हैं, या अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कह रहे हैं। ये विश्व बैंक का सबसे पुराना संस्थान है, 1945 से काम कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्जर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये देशों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध करा रहा है। देश अपना विकास करें, सड़कें बनाएं, बिजली के कारखाने बिजली लगाएं, ताकि विकसित देश आसानी से यहाँ आकर अपनी फैक्ट्रियां खोल सकें। जैसे आपकी सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करती है, ऐसे ये विकसित देशों के लिए काम करते हैं। आपकी सरकार क्या करती है, सड़क बनवाती है ना। ये सड़क बनवा के क्या करती है, सड़क इसलिए बनवाती है ताकि यहाँ पर फैक्ट्री खुल सके, यहाँ पर स्कूल कॉलेज खुल सके, यहाँ पर बढ़िया सी और रेस्टोरेंट खुल सके, होटल खुल सके, रिजॉर्ट खुल सके, ये सारी चीजें खुल सके, इसके लिए यहाँ पर ये बनाया जाता है। गेटिंग द पॉइंट। अब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा बृहत्तर पैमाने पर समझिए कि अमेरिका चाह रहा है कि अमेरिका के नागरिक जाके लखनऊ में निवेश करें। तो अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक को पैसे दिए, वर्ल्ड बैंक थोड़ी ब्याज भी लेगा उस पैसे पे, ताकि उसका परिचालन वगैरह होता रहे। थोड़े पैसे देकर यहाँ सड़कें बनवा दी, ज्यादा पैसा लाकर यहाँ निवेश कर दिया, यहाँ का पैसा फिर से कहाँ चला गया, उस निवेश पर जो बेनिफिट हुआ वो कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया। बहुत शानदार खेल चल रहा है बच्चों, आप समझो इस खेल को, है ना। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD विश्व बैंक का सबसे पुराना संस्थान है। जर्जर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना था, लेकिन अब ये विकास के लिए ऋण देता है, बहुत कम ब्याज पर देता है भाई, तभी तो लोग लेंगे। 1.55% पर कर्ज देता है। सड़कें बनेगी, हमको भी फायदा होगा, हम ये नहीं करें, आप लोगों को किसी तरह से निगेटिव नहीं समझिएगा,
हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि नियो कॉलोनिज्म एक्चुअल में क्या है और कैसे ये काम कर रहा है, ताकि आपको अपनी समझ विकसित हो जाए, आपको किसी किताब से किसी बात से जुड़ने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत कम सालाना ब्याज पर ऋण देता है ये। अभी और देखिएगा कि और भी आसान तरीके हैं। अभी आपको नियो कॉलोनिज्म की धारणा और स्पष्ट होगी, तो आप ध्यान से समझिए, हमारे साथ और बहुत सारे लोगों को जोड़िए। और जितने लोग देखते हैं इसको, उतने लोगों से संतुष्टि नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग जुड़े, मैं बहुत सारी नई नई बातें आपके लिए लेके आऊं, है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? मानव विकास है। क्यों? क्योंकि सड़क बनेगी तो हम लोग भी चलेंगे उस सड़क पे, है ना। बिजली के कारखाने लगेंगे तो हम लोगों को भी बिजली सप्लाई होगी, लेकिन वो फिर विदेशी कंपनियों को भी होगी, है ना। प्रमुख क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई, शहरी विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, विकास इत्यादि को शामिल किया गया है। इसने भारत के लिए कर्ज देना 1949 में शुरू किया। विश्व बैंक के 2010 में सुधार प्रक्रिया शुरू करने के बाद भारत को IBRD में अतिरिक्त शेयर जारी किए गए। इसके साथ ही भारत IBRD का 7वां सबसे बड़ा शेयर धारक बन गया, जिसके वोटिंग राइट्स 2.91% हो गए, जो कि पहले 2.77% थे। तो अभी देखो, विकसित देशों को खलबली केवल 4 देशों से है। चाइना से है, इंडिया से है, ब्राजील है, मैक्सिको है, और साउथ अफ्रीका को रख लेते हैं। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं, यही इनके इस जुगाड़ जो इन्होंने बनाया था, इन्होंने जो नियो कॉलोनिज्म का जो मॉडल डेवलप किया था, उसको सह के ये बाहर निकल आए हैं। चाइना ने तो इसलिए सह लिया क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री था, क्लोज्ड इकोनॉमी था, और अपने आप को डेवलप कर लिया तो खोल दिया। जब उसको बेचने की, देखिए चाइना ने बड़ी चालाकी से सब काम किया। चाइना ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट तब बना जब वो बड़ा उत्पादक बन चुका था, जब वो विक्रेता बनने की स्थिति में था। 2005 में WTO का मेंबर बना। इस प्रक्रिया में कैसे हुआ? तब तक वो बड़ा उत्पादक बन चुका था। 2005 के बाद आप चाइना का इकोनॉमी में नाम सुनना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेच रहा है सब कुछ। भुगतान संतुलन उसके पक्ष में है, पूरी दुनिया के साथ व्यापार करके मजे में है वो। इंडिया ने कब शुरू किया इसको? जिस दिन WTO बना उसी दिन से वो शुरू कर लिया। तो क्या हुआ? बांट दिया मार्केट को भारत के। तो ये बात आप समझेंगे, है ना। लेकिन इन लोगों ने, इन 5 देशों ने लगभग उस स्थिति में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है, जिससे इनको विकसित देशों की सूची में शामिल किया जाए, और ये भी इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का फायदा अपने हित में ले सके। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार भारत IMF में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहा है, और वर्ल्ड बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहा है, ताकि उसकी वर्ल्ड बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने का और IMF में हिस्सेदारी बढ़ाने से क्या होगा? उससे आपको उसकी पॉलिसी डिटर्मिनेशन में आपका शेयर बढ़ जाएगा, उसकी नीति निर्माण में आपकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो नीतियों को अपने आर्थिक हितों के हिसाब से हम संचालित कर पाएंगे। इसलिए हम लगातार उसमें अपना शेयर बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा कर लेंगे, है ना। तो IDA एक और नई एजेंसी में आ गए हम लोग, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी IDA। इसको भी जरा देखें आप क्या कर रही है। IDA की स्थापना 1960 में की गई। इसे विश्व बैंक की उदार खिड़की भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व बैंक का कोई भी ऋण इससे सस्ता नहीं है, सबसे सस्ता यही है। तो इसके द्वारा प्रदत्त ऋणों का उद्देश्य सदस्य देशों में आधारभूत संरचना, आर्थिक सेवाओं का विकास करना है। UPSC हमारे साथ आप करें, आप निश्चित तौर पर सेलेक्ट होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको बिल्कुल UPSC के फाइनल रिजल्ट तक ले चलेंगे, और आप हमारे साथ जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक आपकी सारी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होती रहेगी, मैं पूरे का पूरा आपका साथ देता रहूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें।
इसके द्वारा प्रदत्त ऋणों का उद्देश्य सदस्य देशों में आधारभूत संरचना और आर्थिक सेवाओं का विकास है। वैसे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $895 से कम है, ये प्रति व्यक्ति आय जब भी बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय होती है, उन्हें इसकी सुविधा उपलब्ध है। जिनकी प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 895 से कम है। बहुत सारा आपको YouTube पे क्लासेस मिलती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना क्लियरिटी से आपको बातें बताई जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन कोई पढ़ाएगा तो आपको बताएगा कि इसका हेड ऑफिस यहाँ है, इसके मेंबर्स इतने हैं, जो कि अब यूपीएससी नहीं पूछता है। आज के 5 साल 7 साल पहले वो इस तरह के सवाल पूछता था, अब वो नहीं पूछता इस तरह के प्रश्न। और इस तरह के प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछता, अब इस तरह के प्रश्न एसएससी भी पूछना छोड़ दे रहा है। तो आप इन सब बातों के साथ कनेक्ट हो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमारे साथ जुड़ें। इन्हें इसकी सुविधा उपलब्ध है। जिनकी जिनकी पर कैपिटा इनकम $895 प्रति वर्ष से कम है, उनको ये सुविधा मिल रही है। और ऋणों की किस्त भुगतान सदस्य देशों को 11वें वर्ष से प्रारंभ होती है। जो बहुत गरीब हैं उनके लिए एक सुविधा है। उनका भी आर्थिक संरचना का विकास होना चाहिए, उनका भी आधारभूत संरचना इस तरह से विकसित होनी चाहिए जिससे विकसित देश वहां जाकर निवेश कर पाए, वहां इन्वेस्टमेंट कर पाए, वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके और अपने देश को और धनी कर सकें। उन्हें इसकी सुविधा दी जा रही है। वर्तमान में आईबीआरडी और आईडीए के बीच ऋणों के उद्देश्यों का अंतर लगभग समाप्त हो गया है। दोनों सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए ऋण देने लगे हैं। विश्व बैंक से प्राप्त होने वाला यह सबसे आकर्षक ऋण है, क्योंकि 11वें साल से भुगतान शुरू होगा। हर देश चाहेगा कि हमको मिल जाए। यही कारण है कि योग्य सदस्य देश, मतलब जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ऐसे सदस्य देश प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रयास करते हैं ताकि वो इसका अधिक से अधिक हिस्सा अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। कौन तय करेगा कि आपको मिलेगा कितना हिस्सा? ये बहुत सारे जो विकसित देश हैं जिनके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं। ज्यादा वोटिंग राइट्स किनके पास हैं? जिनके पास शेयर ज्यादा है, वो ज्यादा वोटिंग राइट इंजॉय कर रहे हैं। वोटिंग राइट को तो पढ़ ही लिए होंगे आप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, वहां पे यही सब बताया गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। यहाँ उद्देश्य क्या है? नवोपनिवेशवाद को समझना। तो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में कि मान लीजिए हम बहुत गरीब हैं, हम वो देश हैं जिसकी राष्ट्रीय आय, हम वो देश हैं जिसकी प्रति व्यक्ति आय $895 से कम है। बच्चों, हम क्या चाहेंगे कि हमको आईडीए ज्यादा से ज्यादा लोन दे दे ताकि हम अपने यहाँ सड़कों का विस्तार करें। अब ये ज्यादा से ज्यादा लोन के लिए हम अप्लाई करेंगे, आईडीए ऐसे तो दे नहीं देगा। उसके लिए जो उसका गवर्निंग बोर्ड है वो तय करेगा कि किसको कितना ऋण मिलना है, और गवर्निंग बोर्ड में सदस्यों को वोटिंग करने का अधिकार होगा। वो वोट करेंगे कि किसको मिलना चाहिए। अब हमारे पक्ष में कौन वोट करेगा? अब ये तो भैया हम सबसे हाथ जोड़ेंगे कि हमारे पक्ष में वोट करो। हम जाके अमेरिका से हाथ जोड़ेंगे कि हमें जो है वोट करवा दो, हमारे पक्ष में वोट कर दो। तो अमेरिका क्या कहेगा? अमेरिका कहेगा कि हमारा फला सामान यहाँ बिकने दो। ऐसे नग्न तरीके से बातें नहीं होंगी, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं ये ढके तुपे तरीके से होंगी, लेकिन उद्देश्य अमेरिका का क्या होगा? अपने राजनैतिक और आर्थिक हितों को उस राष्ट्र में सुनिश्चित कर लेना जिस राष्ट्र के लिए वो ऋण देने के लिए आईडीए में उसके समर्थन में वोट कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? इसी के माध्यम से उस देश पर राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर ले रहा है। वो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के नियंत्रण स्थापित करने की सारी व्यवस्था चल रही है। हमारा बात समझ में आ रही है आपको ना? अगर नहीं समझ में आ रही है ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूं उसको समझो। सबसे आकर्षक ऋण है
स्थापना के समय से भारत आईडीए का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करता रहा है। विश्व बैंक से अब तक भारत 19.81 बिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त कर चुका है। वर्ष 2015 में भारत द्वारा इस एजेंसी से कोई सहयोग नहीं लिया गया है। अब हम आगे आते हैं दूसरे संस्थान पर। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अभी तक क्या बात पढ़ी आपने? अभी तक आपने बात पढ़ी कि कैसे कमजोर देशों में, गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, वो हमसे, हमारी कंपनियां वहां जाकर निवेश करने के लायक बन जाएं, हम वहां जाकर व्यापार करने के लायक बन जाएं, वहां के लोग हमारा सामान खरीदें। अगर वहां का देश भुगतान संतुलन नहीं मैनेज कर पा रहा है तो लोन ले ले हमसे, है ना। और इस तरह से करके हमने आधारिक संरचना और आर्थिक संरचना पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और किसी भी राष्ट्र की आधारिक संरचना और आर्थिक संरचना को मजबूत करके वहां पर अपने निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की बात करी। फिर एक और संगठन आ रहा है, ये क्या कहेगा? ये प्राइवेट कंपनियों को ऋण देगा। आईएफसी की स्थापना 1956 में की गई। इसे विश्व बैंक की निजी शाखा भी कहा जाता है, जहां आईबीआरडी तथा आईडीए द्वारा सदस्य राष्ट्रों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं आईएफसी सदस्य देशों के निजी क्षेत्रीय संगठनों, कंपनियों को वाणिज्यिक दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है ताकि वो आसानी से अपना व्यवसाय एक्सपैंड कर सके, विस्तारित कर सके। यह अपने सदस्य देशों की निजी क्षेत्र की कंपनियों को कर्ज देता है। वसूली जाने वाली ब्याज दरें व्यावसायिक होती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती हैं। मतलब कि वो दूसरे देशों में अगर अपनी कंपनियां खोलना चाहते हैं, अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उसको भी ये फाइनेंस कर देंगे, उसको भी ये वित्त दे देंगे। और अभी आगे देखेंगे एक और संस्था, तो वो गारंटी भी दे देगी आपको कि भाई अगर आपके वहां पे कोई उपद्रव हो गया, सरकार ने कब्जा कर लिया, तो भी हम आपको फाइनेंस कर देंगे। तो क्या कह रही है ये ब्याज दरें व्यावसायिक होती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती हैं। आईएफसी द्वारा दिए जाने वाले कर्ज में कई आकर्षक विशेषताएं हैं। यह निजी निवेशकों के साथ साथ निजी सार्वजनिक उपक्रमों और परियोजनाओं को कर्ज और सलाह देता है और अपने परामर्श कार्य के जरिए सदस्य देशों की सरकारों के लिए ऐसी स्थितियां बनाने में सहायता करता है जिससे घरेलू और विदेशी निजी बचत और निवेश के प्रवाह में तेजी आए। यह अपने सदस्य देशों के उत्पादक उद्यमों और कुशल पूंजी बाजार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में ध्यान केंद्रित करता है। अपने सदस्य देशों के उत्पादक उद्यमों और कुशल पूंजी बाजार, खूब आसानी से पूंजी आ जा सके, को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास के प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करता है ना। बात आप समझ रहे हैं मेरी? कोई कंफ्यूजन? यह अपने सदस्य देशों के उत्पादक, यह निवेश में तभी भाग लेता है जब यह विशेष योगदान कर सके जो बाजार निवेशक, विदेशी वित्तीय निवेशक की भूमिका की पूरक हो। यह प्रदर्शित करते हुए कि विकासशील दुनिया में भी निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है। यह वहां निजी निवेश को प्रेरित और गतिशील बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। हमने भारत में आईएफसी के निवेश में भारी बढ़ोतरी देखी है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर विदेशी निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है और विदेशी निवेशक भारत के बाजार में आने लगे हैं। उनको जो चाहिए वो मिलने लगा है। अब अगली संस्था देखिए, मीगा। मीगा क्या कह रही है? ये है मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी।
मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी क्या है? ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है। इसको देखोगे तो आपको नियोकोलोनिज्म और स्पष्ट दिखने लगेगा। मीगा की स्थापना वर्ष 1988 में विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। इसके द्वारा विदेशी निवेशकों को सदस्य देशों में निवेश की मात्रा पर एक बीमा उपलब्ध कराया जाता है जो उनके गैर वाणिज्यिक जोखिम को वहन करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, गैर वाणिज्यिक जोखिम मतलब अगर आप व्यवसाय में जोखिम हो गया, आपको व्यवसाय का तौर तरीका नहीं आता, आपका सामान नहीं बिका, आपका व्यवसाय घाटे में चल रहा है, तो ये तो आपका वाणिज्यिक जोखिम है। आप इसको अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करिए और स्ट्रेटजी के लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप आईएफसी को संपर्क करिए, वो आपको बताएंगे, या आप जो भी इंटरनल रिफॉर्म है वो अपना करिए। ये वाणिज्यिक जोखिम को तो फाइनेंस नहीं करेगा, लेकिन मुद्रा हस्तांतरण संबंधी कोई समस्या है, पैसे को यहां से वहां ले जाने की कोई समस्या है, सामान ले जाने की कोई समस्या है, पैसे की कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अमेरिका से कोई सामान यहाँ लाना है तो उसका भुगतान कैसे करना है, भुगतान नहीं है टाइम पे, तो मुद्रा हस्तांतरण संबंधी कोई भी समस्या है ये देखेंगे उसको। नागरिक उपद्रव से जुड़ी हुई कोई समस्या है, उससे आपका कोई लॉस हो जाता है, ये बीमा कर देंगे उसका। स्वामित्व हरण से आपको नुकसान होता है, सरकार वहां पे कब्जा कर लेती है या कुछ हो जाता है, वहां पे कोई कब्जा कर लेता है, कोई दिक्कत होती है, वैसी कोई समस्या है तो उसको भी ये देखेंगे। तो इनसे जो भी जोखिम होगी उसके प्रति यह एक तरह की गारंटी है। इसके अतिरिक्त यह सदस्य देशों को विदेशी निवेश के अवसरों संबंधी तकनीकी सहायता एवं सूचना भी उपलब्ध कराता है। भारत इस एजेंसी का एक सदस्य है। अब भाई मान लीजिए कि आपने निवेश कर दिया और आपको नुकसान हो गया, या आपने निवेश कर दिया और कोई विवाद हो गया, तो उसको क्या, वो कैसे होगा? उसके लिए भी हमने संस्था बनवा दी, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। 1966 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र एक निवेश विवाद निपटान संस्था है जिसका निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है, मानना ही पड़ेगा आपको। यह 1966 में संपन्न निवेश संबंधी विवादों के सम्मेलन के तहत स्थापित हुआ। हालांकि इसकी मदद लेना स्वैच्छिक है। क्यों स्वैच्छिक रखा गया? क्योंकि वरना यह संप्रभुता पर रोक लगा देता आपकी। लेकिन पक्षों के मध्यस्थता के लिए सहमत होने के बाद, अगर दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए सहमत हो गए, सहमति दे दी, तो फिर कोई भी इस सहमति को एक तरफा वापस नहीं ले सकता, दोनों को मानना पड़ेगा। निवेश करने वाली कंपनी और मेजबान देश जिसमें कि निवेश किया गया है के बीच होने वाले निवेश विवादों को सुलझाती है ये। भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विशेषज्ञों की राय में इसकी सदस्यता विदेशी निवेशकों को उस देश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ इसके सदस्यता को सदस्य देश की संप्रभुता के ह्रास का द्योतक माना जाता है। अब जरा इसको क्रम से समझें। आपने क्या देखा? विश्व बैंक में आपने देखा IBRD क्या कर रही है? ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट कहाँ करेंगे? सड़क बनाएंगे, पेयजल उपलब्ध करवाएंगे, है ना, और इन सबको हम क्या करेंगे? विश्व स्तर का बनाने का प्रयास करेंगे। देशों को कहेंगे कि आप इनको वर्ल्ड लेवल का बनाइए, हम आपको पैसे दे रहे हैं, है ना। वर्ल्ड लेवल का बनवा दिया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, बिजली, परिवहन। अब सब कुछ एकदम चाक चौबंद, सब कुछ उनको भी चाक चौबंद चाहिए, है ना। तो अब ये इस काम को किसने कर दिया? विश्व बैंक ने कर दिया, है ना। आप देखिए, शुरुआत करते हैं कहां से? विश्व बैंक से। विश्व बैंक ने दिया।
फिर विश्व बैंक से लेने की स्थिति नहीं है तो आप आईडीए से ले लीजिए, गरीब है ज्यादा तो आईडीए से लीजिए। फिर अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आ गया, वहां तक आईबीआरडी और आईडीए क्या था, आईबीआरडी और आईडीए सरकार को दे रहा था इंफ्रा डेवलप करने के लिए। इन्होंने क्या दिया, कंपनियों को दिया जाके निवेश करो, घाटा होगा वहां पर कोई इस तरह की समस्या होगी तो उसके लिए मीगा बनवा लिया, मीगा काम करेगा, मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी काम करेगी, आपको वो बहुत सारा बीमा दे देगी। कोई विवाद है हम निपटवा देंगे। अब बताओ क्या चाहिए आपको, है ना। अभी भी अगर आपको नहीं दिख रहा है कि नियो कोलोनिज्म बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है तो फिर बताओ कैसे कैसे समझ में आएगा, आप ही लोग बताओ। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और हम इसीलिए काम कर रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बचे आपके दिमाग में, है ना, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना बचे। तो आप समझिए, आगे चलें, अगले ऑर्गेनाइजेशन में चलें, और भी कुछ संस्थाएं हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अच्छा आप ये समझिए कि हम इस तरह के नियो कोलोनिज्म से ग्रस्त है तो क्या हम अपना विकास होना ना बंद कर देंगे, हम भी खूब हाथ पांव मार के अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और इस नियो कोलोनिज्म को समझ रहे हैं और इस नियो कोलोनिज्म का काउंटर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और इस व्यवस्था में हम अपने लिए भी जगह तलाश रहे हैं। और जब हम इस व्यवस्था में अपने लिए जगह तलाशते हैं तो ये विकसित देशों को बुरा लगता है और बहुत सारी चीजों को वो इसके साथ जोड़कर देखता है। जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनके साथ ये जोड़कर देखता है, इन्वायरमेंट के लिए नियम बनाए जाएंगे, भाई आप प्रदूषण कम करो, आप प्रदूषण कम करो। जब ऐसा कोई नियम बनाया जाएगा कि विकसित देशों पर ज्यादा प्रभावी हो वो, तो विकसित देश तुनक जाएंगे, कहेंगे नहीं ऐसा तो कोई नियम बन नहीं सकता, समानता वाला नियम बनेगा, है ना। तो बात समझो। और सारा सारा खेल क्या है, स्थायी विकास तात्कालिक विकास का। इनके पैसे देने से आपको क्या मिलता है, तात्कालिक विकास मिलता है। अगर हम अपने आप से डेवलप करेंगे तो क्या होगा, वो स्थायी विकास होगा और किसी भी कंडीशन में हम विकसित ही रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, जो कि एशियाई देशों के लिए निर्मित की गई है ना। भैया देखो 31 सदस्य, 31 संस्थापक सदस्य, भारत भी उनमें से एक के साथ 1966 में प्रारंभ होकर अब इसके सदस्य 67 हो गए हैं। इसकी स्थापना के समय इसके 31 सदस्य थे, अब इसमें 67 हो गए हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसमें 48 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र के हैं, एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता है, वहां के हैं। एशिया पैसिफिक रीजन किसे कहा जाता है हम आपको क्लास में पीछे भी पढ़ाए हैं। तो एशिया पैसिफिक रीजन के 48 देश हैं और 19 इससे बाहर के हैं। मुख्यालय मनीला में है, मनीला फिलीपींस में है। बैंक का उद्देश्य है एशिया और सुदूर पूर्व के क्षेत्रों में, ओशिनिया समुद्र वाले जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं के क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना और विकासशील सदस्य देशों के आर्थिक विकास में सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से योगदान करना। बैंक के कार्य निम्नलिखित हैं। कम विकसित सदस्य देशों में, ये विकासशील देश ही हैं इसमें से अधिकांश, कम विकसित सदस्य देशों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में निवेश एवं सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। जैसे यूरोप और इस तरह के तमाम क्षेत्र काम करते हैं, जैसे OECD था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये शुरुआत में उन्हीं यूरोपीय देशों का था जिन्होंने ये समझ लिया कि अगर वो आपस में लड़ेंगे तो अमेरिका बाजी मार ले जाएगा, और बाजी मार भी ले गया। तो अब OECD को संगठित होना उनकी बाध्यता बन गई, क्योंकि अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा है और रूस भी तेजी से साम्यवाद का, रूस का विस्तार भौगोलिक, वैचारिक, आर्थिक सब तरह से हो रहा है। तो वैसी स्थिति में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे आना जरूरी हो जाता है, संगठित होना जरूरी हो जाता है। तो कम विकसित सदस्य देशों को सामंजस्यपूर्ण क्षेत्रीय विकास की नीति बनाना है ना, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें।
तो विकास की नीतियों एवं योजनाओं का समन्वय, अंतर क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहन एवं वित्त पोषण, है ना। क्या करें, जो विकास की नीतियां हम निर्मित करते हैं उनमें समन्वय करें कि भाई आप थोड़ा इसमें हमें बताएं, अगर हमारी विकास नीति आपके प्रयास से और बेहतर हो सकती है या आपके द्वारा कोई डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई और उसको हम और बेहतर कर सकते हैं, तो इसके मध्य समन्वय बनाएं। और ये देखो ना, क्षेत्रीयता बनाम नियो कोलोनिज्म की बात हो रही है। नियो कोलोनिज्म पे कौन कौन लोग हैं जो उसके काउंटर के रूप में बात कर रहे हैं। अब ये क्या है, विकासशील देशों ने मिलकर बना लिया, और विकासशील देशों ने मिलकर बना लिया तो क्या कहा, अब ये वही विकासशील देश हैं जो समझ रहे सारी बात को, भाई आप तो अपने अंदर की बात कुछ और बाहर की बात कुछ और कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए बनाया ताकि हमारा रीजनल डेवलपमेंट हो और हम इस तरह के जो डेंजरस बातें हैं उनसे बच जाएं। अंतर क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहन दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट इकोनॉमी डेवलप कर पाए और एक साथ विकसित हो पाए। और जब हम अंतर संबंधित अर्थव्यवस्था, इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी डेवलप करेंगे तो ना आप हमको नुकसान पहुंचाने की रणनीति पे काम करेंगे, ना हम आपको नुकसान पहुंचाने की रणनीति पे काम करेंगे। अभी हम किन इकोनॉमीज पे डिपेंडेंट हैं, उन इकोनॉमीज पे डिपेंडेंट हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने आप को विकसित किया है। ओके, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग तथा इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं जरूरी सेवाएं प्रदान करना, ये भी इसके काम है। क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग बनाए रखना तथा उनके उद्देश्यों, इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं जरूरी सेवाएं प्रदान करना भी इनकी कार्यप्रणालियों का हिस्सा है। बैंक की पूंजी हिस्से में भारत की हिस्सेदारी 6.331% है, जबकि मताधिकार में 5.363% हिस्सा है। भारत ने एशियाई विकास बैंक के सामान्य पूंजी संसाधनों से ऋण लेना 1986 से शुरू किया। बैंक से मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन और संचार उद्योग, सामाजिक ढांचा क्षेत्र के लिए राशि उधार ली गई। मूल रूप से कहां के लिए ली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ली गई, आधारिक संरचना विकास के लिए ली गई। उसी आधारिक संरचना विकास के लिए वो भी दे रहे हैं, उसी आधारिक संरचना के विकास के लिए आपके लिए एक विकल्प और है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को सामान्य पूंजी संसाधनों से जारी ऋणों के अतिरिक्त तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई है। तकनीकी सहायता के अंतर्गत क्या है, संस्थागत सुदृढ़ीकरण है। संस्थागत सुदृढ़ीकरण का मतलब जो भी आपके यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत बनाया जाए और जो रिलेशन है दो देशों के बीच उनको ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। प्रभावकारी नियोजन परियोजना कार्यान्वयन, जो भी आप परियोजनाएं बनाएं डेवलपमेंट के लिए उनका एक प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए भी आपको टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं। जो जिन क्षेत्रों में आपको लगता है कि ये ज्यादा विकसित हैं और ये ज्यादा बेहतर हमको सलाह दे सकते हैं या हमारे परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। आप देखें कि भारत में जितना भी सड़कों के निर्माण में कंट्रीब्यूशन है वो जापान की कंपनी सबसे ज्यादा भारत में सड़कों के निर्माण में काम कर रही है। नीतिगत सुधारों पर हमें सलाह देते हैं कि हमें पॉलिसी में क्या चेंजेस करने चाहिए, परियोजनाओं की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उनके लिए क्या सहायता कार्यक्रम होने चाहिए, उसको भी शामिल करता है। तो भारत बैंक के निदेशक मंडल का कार्यकारी निदेशक भी है। इसके अधिकार क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, ताजिकिस्तान इत्यादि शामिल हैं। बात समझ में आ रही है। एशिया विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वित्त मंत्री भारत के गवर्नर हैं और आर्थिक मामलों के सचिव इसके वैकल्पिक गवर्नर हैं। भारत में इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा, उसका वैकल्पिक गवर्नर होगा।
बात समझ में आ रही है? बहुत बेहतर तरीके से आप नियो कॉलोनिज्म को समझे। अब नियो कॉलोनिज्म का काउंटर कैसे चल रहा है और कैसे कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप समझने का प्रयास करेंगे। हमने पीछे भी बात करी थी OECD की, उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। क्या काम करता है ये आपस में व्यापार और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए काम करता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस की स्थापना की गई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित की गई और यूरोप में है। प्रथम विश्व युद्ध में की गई अपने पूर्वजों की भूलों के ऊपर उठकर वर्तमान यूरोपीय राजनेताओं द्वारा एक दूसरे के पुनर्निर्माण में सहायक होने का निर्णय लिया गया। पेरिस में स्थापना की गई, द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के बाद की गई और प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि यूरोप के नेताओं ने एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास किया। यूरोपीय नेताओं ने कहा कि भाई हमारे पूर्वज इस तरह की गलतियां करते रहे हैं, जिसके कारण से ही हमने पहला विश्व युद्ध लड़ा, जिसके कारण से हमने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा। अच्छा, हमारे पूर्वज ये गलतियां कर क्यों रहे थे? इसलिए गलती ना कहिए, बल्कि ये कहिए कि वो चाह रहे थे कि दुनिया पे हमारा ही नियंत्रण रहे। जर्मनी चाहता था कि उसका उपनिवेश बढ़े, इटली चाहता था उसका उपनिवेश बढ़े, फ्रांस चाहता था उसका उपनिवेश बढ़े, यूएस और यूनाइटेड किंगडम का तो कुछ कहना ही नहीं है, पूरी दुनिया उसी के नियंत्रण में थी। उसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, तो उस सूरज के नीचे हमको भी, सूरज तले हमको भी जमीन चाहिए। कौन कह रहा था? किसका नारा था ये? जर्मनी का था। जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसने भी अपना झंडा बुलंद किया, औपनिवेशिक सोच विकसित की। इटली ने की, ऑस्ट्रिया ने की। तो वास्तव में दोनों विश्व युद्ध किस लिए लड़े गए थे? इनकी अपनी गलतियों का परिणाम था, जिसमें ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में लड़ रहे थे। तो क्या हुआ? इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब हम नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि अब हम दुनिया पर दूसरी तरह से नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो 1947 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ। अब एक क्रोनोलॉजी समझिएगा तो समझ जाइएगा कैसे हो रहा है ये सब चीजें एक दूसरे के साथ। तो 1947 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिसका मूल कार्य था अमेरिकी वित्त पोषित मार्शल प्लान द्वारा विश्व युद्ध में नष्ट हुए यूरोप का पुनर्निर्माण करना। इसके तत्वावधान में एक नए और तेजी से विकासमान यूरोप का उदय हुआ। तत्पश्चात इस संगठन का एक वैश्विक स्वरूप उभरा, जब यूएसए और कनाडा को 14 दिसंबर 1960 को ओईसीडी की मान्यता प्राप्त हुई, है ना? ओईसीडी की 1960 को ओईसीडी की मान्यता प्राप्त हुई। अतः 30 दिसंबर 1961 को ओईसीडी की औपचारिक स्थापना हुई। आने वाले वर्षों में अलग अलग महादेशों के दूसरे देशों ने इसकी सदस्यता हासिल की, जिसकी शुरुआत 1964 में जापान से हुई। वर्तमान में इसके कुल 35 सदस्य हैं। इसके सदस्य वर्ष भर में कई बार आपसी मुद्दों, समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए मिलते रहते हैं तथा यथोचित नीतियों का निर्माण करते हैं। विकास के मामले में इस संगठन की उपलब्धियां अप्रत्याशित रहीं। पिछले 5 दशकों में यूएसए की संपन्नता में 3 गुना की वृद्धि आई। अन्य सदस्य देशों ने भी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए।
सोवियत ब्लॉक के अधिकांश देश इसके सदस्य बन चुके हैं। यहां तक कि हाल में उभरने वाली विश्व की कुछ अर्थव्यवस्थाओं चीन, भारत और ब्राजील द्वारा बिना इस संगठन की सदस्यता लिए ही इनके तरह आर्थिक नीतियों में फेरबदल किया जाना प्रारंभ हो गया है और इनकी नीतियों के अनुसार इन देशों ने अपनी नीतियों को परिवर्तित करके काफी सफलता भी अर्जित करी है। तो वर्तमान में ओईसीडी के 40 देशों का विश्व व्यापार और निवेश में योगदान 80% से अधिक है। तो आप समझ लें कि ओईसीडी कैसे काम कर रहा है, पूरी दुनिया के व्यापार पर कैसे नियंत्रण स्थापित कर चुका है। भारत सहित विश्व के अनेक देश इस संगठन की सदस्यता के इच्छुक हैं। तो आप समझो कि नियोकोलोनिज्म कैसे काम कर रहा है ना, नौ उपनिवेशवाद कैसे काम कर रहा है। बात क्लियर हो रही है मेरी? भारत एवं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, भारत क्या है उसमें, भारत की क्या भूमिका है? भारत बढ़ी हुई जिम्मेदारी मिली है, भारत को सदस्य बनने से अलग किस्म का उसमें जगह मिली है, लेकिन इससे भारत को पूर्ण सदस्यता मिलने की क्षमता का विकास हो रहा है। इसकी सदस्यता प्राप्ति की प्रक्रिया दरअसल बहुत जटिल है और दीर्घकालिक है। कई परीक्षण करता है, ये लंबी श्रृंखला है परीक्षणों की, ठोक बजाकर देखता है, तब कहीं जाकर ये ओईसीडी अपने संगठन में मेंबरशिप देता है। तो एक्चुअल में ठोक बजाकर देखने की परंपरा जो है वो यही है कि उसको शामिल करने से ओईसीडी के सदस्यों को लाभ होगा या हानि होगी। तो वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मेंबर्स को बनाता है और उस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। 1998 जब भारत ने इसकी स्टील कमेटी की सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद से ही ओईसीडी के साथ भारत के रिश्तों में प्रगाढ़ता आती चली गई। अब चूंकि 80% हिस्से में कंट्रोल कर रहा है तो उसका मेंबर होना बहुत जरूरी है हमें। तो उसके बाद 2007 से ओईसीडी भारत का मुख्य भागीदार बना। वर्ष 2017 के आरंभ से भारत 21 ओईसीडी निकायों में सहयोगी या प्रतिभागी के तौर पर शामिल होता रहा है। ओईसीडी के 9 लीगल इंस्ट्रूमेंट का समर्थन करता है। ये ओईसीडी के कई महत्वपूर्ण मामलों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेकर राजकोषीय मामलों एवं परमाणु ऊर्जा में अहम योगदान करने वाले देश के रूप में भारत की मान्यता को जाहिर करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भारत या कोई भी विकासशील देश जो अपने आप को विकसित की श्रेणी में रखने के लिए उतावला हो रहा होगा, वो निश्चित तौर पर यह चाहेगा कि जल्दी से जल्दी हमें ओईसीडी की मान्यता मिले, क्योंकि 80% निवेश और पूंजी पर, निवेश और व्यापार पर उसका नियंत्रण बना हुआ है, जिस कारण से वो ये चाहता है। बात समझ में आ रही है? भारत चाहता है और भारत देखो आगे बढ़ भी रहा है उसकी सदस्यता की प्रक्रिया में। अब हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और यही इस सेशन का अंतिम मुद्दा है। विश्व व्यापार संगठन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है आप नियो कोलोनिज्म को पूरी तरह से, नव उपनिवेशवाद की अवधारणा को पूर्ण स्पष्टता से आप समझ जाएंगे। वर्ष, अब देखिए हमने पीछे कहा था ना कि 3 तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना उद्देश्य था। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बन गया, दूसरा वर्ल्ड बैंक बन गया और तीसरा ट्रेड हो जाए, ट्रेड रिलेटेड हो जाए। तो इस पर तो आम सहमति ब्रेटन वुड्स में हो नहीं पाई। ब्रेटन वुड्स में इस पर, ब्रेटन वुड्स में 3 चीजों, ब्रेटन वुड्स कहाँ है? ब्रेटन वुड्स यूएसए में है, न्यू हैम्पशायर में। तो न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में ये मीटिंग हुई, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे आर्थिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए, विकसित देशों को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन इनके आपसी मतभेद के कारण सदस्य राष्ट्र, जो कि 44 सदस्य थे इसमें, इन 44 सदस्यों
के आपस में सहमति न बनने के कारण विश्व व्यापार संगठन या इस तरह का कोई संगठन जो ट्रेड रेगुलेट करता, उस पर कोई सहमति नहीं बनी। तो बनी तो कौन सी बनी, आगे देखें। तो वर्ष 1947 में सीमा शुल्क और व्यापार के लिए सामान्य समझौते की स्थापना की गई। क्या करता था बच्चों ये, नाम इसका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या है ये, ट्रेड एंड टैरिफ। टैरिफ बोले तो सीमा शुल्क। तो टैरिफ को रेगुलेट करने और ट्रेड को रेगुलेट करने का एक जनरल एग्रीमेंट है ये संस्था क्या है, एक जनरल एग्रीमेंट क्या करती है, ट्रेड और टैरिफ को रेगुलेट करती है, ट्रेड एंड टैरिफ को रेगुलेट करने वाली है ना। तो क्या हुआ, एक समझौता हुआ। इसके बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को विकसित करने के लिए बनाया गया। क्यों, क्योंकि जो बातें इसके संदर्भ से कही जा रही थी, गैट के संदर्भ से, उसमें मल्टी डायमेंशन डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो उसको विकसित करने के क्रम में, बहुपक्षीय व्यापारिक संबंधों को विकसित करने के क्रम में WTO का विकास हुआ। उरुग्वे दौर की बातचीत का सिलसिला 1986 से 1994 के बीच चला, जिसका परिणाम विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में आया। इस वार्ता में वस्तुओं के व्यापार से संबद्ध बहुपक्षीय नियमों और अनुशासन की पहुंच का भरपूर विस्तार हुआ। देखिए क्या कह रहा है, इस वार्ता में वस्तुओं के व्यापार से संबंधित बहुपक्षीय नियमों, मतलब ऐसा नहीं कि भारत के साथ हमें कुछ और एग्रीमेंट करना है, चाइना के साथ कुछ और एग्रीमेंट करना है, मलेशिया के साथ कुछ और करना है, इंडोनेशिया। पहले क्या था, पहले इंटरनेशनल ट्रेड क्या था, बाइलेटरल इश्यू था। अब क्या हो गया है, मल्टीलेटरल इश्यू हो गया है। आप अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक नीतियों को अलग अलग ना बनाएं, बल्कि उसमें क्या करें, बहुपक्षीयता का तत्व विकसित करें और सभी के साथ एक जैसी व्यापारिक नीतियों का विकास करें, एक जैसे आर्थिक संबंधों का विकास करें। तो बहुपक्षीय नियमों और अनुशासन की पहुंच का भरपूर विस्तार हुआ और कृषि व्यापार, सेवा व्यापार के साथ साथ बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार के बारे में बहुत से नियम लागू हुए, है ना। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, एक बहुत विवादित बात है, एक बहुत जानने योग्य बात है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसका फायदा भी किसको मिल रहा है, इसका फायदा भी विकसित देशों को मिल रहा है कि अगर हमने कोई चीज डेवलप कर ली है तो वैसी कोई चीज कोई दूसरा विकसित ना कर पाए, है ना। पेटेंट करवा लो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी बौद्धिक संपदा हो जाएगी। तो बौद्धिक संपदाओं का पेटेंट करवा के आप क्या कर रहे हैं, आप रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसे खर्च करके, और जो भी रिसर्च डेवलपमेंट से बौद्धिक संपदा विकसित हो रही है उसको आप बहुत सारी मात्रा में क्या कर ले रहे हैं, बहुत सारी मात्रा में उसको आप पेटेंट करवा ले रहे हैं, और आपके पेटेंट होने के कारण से विकासशील देश घाटे में जा रहे हैं। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है। विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटारा व्यवस्था तंत्र और व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के बारे में भी अलग से सहमति हुई इसी दौरान। विश्व व्यापार संगठन नियम, विश्व व्यापार संगठन नियम आधारित पारदर्शी और सुनिश्चित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन नियम विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के बाजारों को भारत के निर्यात को राष्ट्रीय व्यवहार और अत्यधिक वरीयता वाले देशों के रूप में भेदभाव रहित व्यवस्था प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय व्यवहार यह सुनिश्चित करता है कि एक बार भारत के उत्पाद विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देश के यहां आयात हो गए तो उस देश के उत्पादों की तुलना में उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का व्यवहार जो था
वो नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन सारे हो जाएंगे, है ना। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन व्यवहार सिद्धांत तो सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। यदि कोई सदस्य देश यह महसूस करता है कि अन्य सदस्य की व्यापारिक नीतियों के कारण उसे निश्चित लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटारा तंत्र के पास जाएगा और मुकदमा करेगा। और उस पर फिर बातचीत होगी। तो ये मुकदमा क्या हो जाएगा, उस देश के खिलाफ हो जाएगा ये मुकदमा जो देश इस तरह का काम कर रहा है। तो कुल मिला के पॉइंट क्या है, ये मामला भी न्यू कोलोनिज्म को बढ़ावा दे रहा है, नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है, साथ ही साथ ये थोड़ा संरक्षण मूलक बातें भी करेगा। देखिए क्या कह रहा है, आगे की बात ध्यान दें, मामला दायर कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों में आयात के प्रावधान भी हैं। कैसे हैं, जिनके सदस्य देशों को भुगतान संतुलन समस्या और आयात में तेजी से वृद्धि करने जैसी आयात स्थितियों से निपटने में मदद मिलती है। घरेलू उत्पाद को नुकसान पहुंचाने वाले अनुचित व्यापार व्यवहार से निपटने के लिए डंपिंग विरोधी समझौते, एंटी डंपिंग या काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, एंटी डंपिंग लॉ, ये सब बनाने के लिए या समतुल्य उपाय करने के लिए, डंपिंग विरोधी या समतुल्य कर लगाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं हम ना। तो क्या है एक्चुअल में, ये मान लीजिए ये इंडिया है, ये चाइना है, ये पेन है, ये पेन है, इसको समझना कि ये पेन है ना। ये पेन बहुत अच्छी है, ये पेन चाइना में बनती है, ये पेन इंडिया में भी बनती है। चाइना बनाता है इस पेन को 5 रुपए मूल्य में, मतलब वो अपनी मुद्रा में बनाता है, लेकिन उसके मुद्रा में इस पेन का मूल्य भारत में कितना है, 5 रुपए है। भारत इस पेन को बनाता है 7 रुपए में। भारत 7 रुपए में क्यों बनाता है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी, श्रम का मूल्य ज्यादा है भारत में, छोटी कंपनी है। चाइना वाली क्या है, बड़ी कंपनी है, मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारी बातें हैं, उसकी वजह से वो ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करती है। तो पर कैपिटा प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी उसकी, प्रति कैपिटा प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी कम आएगी। तो क्या होगा, पर कैपिटा प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो इसको सस्ता पड़ेगा। अब यहां से मान लीजिए कि वो 1 रुपए फ्रेट चार्जेज लगा के यहाँ पे आ गई और ये 6 रुपए में हमारी मार्केट में आ गई, तो हमारा पेन कितने में बिक रहा था, 7 रुपए में, क्योंकि 7 रुपए तो लागत ही थी, वो थोड़ा लाभ वाप कमाएगा 8 रुपए में, और इनका पेन यहाँ कितने में बिक रहा है, 6 रुपए में। तो किसका पेन बिकेगा, इन्हीं वाला पेन बिकेगा, हमारा वाला पेन मार्केट से बाहर हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो हमारे पेन का इंडस्ट्री प्रॉपरली काम करता रहे, इसके लिए हमारी सरकार इसको संरक्षित करती है। और क्या करेगी कि जब तुम्हारा पेन यहाँ चाइना का पेन 6 रुपए में आ रहा होगा तो उस पर 1 रुपए का कस्टम ड्यूटी लगा देगी, ये भी 7 रुपए का हो जाएगा और आपका भी 7 रुपए का है, तो दोनों ही 7 रुपए में बिक रहे हैं, जिसको जो मन में आए वो खरीद ले। लेकिन अगर दोनों बराबर बिक रहे हैं, या मान लीजिए कि ये भी 7 रुपए में इसकी भी लागत आ रही है और हमारी भी लागत 7 रुपए में आ रही है, लेकिन चाइना जानबूझ के अपने सामान को हमारी मार्केट में सस्ता बेच रहा है, तो जानबूझ के सस्ता बेच रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी मार्केट को डंप कर रहा है। डंप करके क्या कर रहा है, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर क्या करेगा, घाटे में बेचने से लाभ क्या है इसको, जब हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नष्ट हो जाएगी तो ये अकेला प्लेयर रह जाएगा, ये प्राइस को बढ़ा देगा।
जैसे आजकल वो कृषि बिल आया हुआ है, जिसकी संभावना किसानों को दिख रही है कि जो प्राइवेट मंडी खुलेगी वो पहले तो हमसे महंगा खरीदेगी, फिर उससे सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी, और फिर इनके पास चूंकि बहुत सारे राइट दे दिए गए हैं कानून के द्वारा, इसलिए जितना मन में आएगा, जिस रेट में मन में आएगा खरीदेंगे, और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये भैया इसको डंपिंग कहा जाता है। लेकिन अगर किसी राष्ट्र को ये लगता है कि कोई देश डंपिंग कर रहा है, तो उस पर वो आरोप लगाएगा, उसकी डंपिंग को वो रोकेगा और उसके लिए तमाम तरह के टैक्स आरोपित करेगा। डब्ल्यूटीओ की सदस्यता 164 देश सदस्य हैं। इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश अफगानिस्तान है, जिसे 11 वर्षों की वार्ता प्रक्रिया के उपरांत सदस्यता मिली। सदस्यों के अलावा वर्तमान में 22 पर्यवेक्षक सरकारें, जिनमें वेटिकन सिटी, ईरान, इराक, लीबिया, उज्बेकिस्तान इत्यादि हैं। निर्देशों के अनुसार 5 साल के अंदर पर्यवेक्षकों को शामिल होने के लिए वार्ता करना शुरू करना होगा। भारत के साथ क्या है डब्ल्यूटीओ का पहुंच? भारत विश्व व्यापार का समर्थन करता है तथा विश्व व्यापार संगठन में व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे के लिए प्रभावी एवं पारदर्शी व्यवस्था का समर्थक रहा है। संगठन से संबंधित भारत की गतिविधियां एवं विकसित देशों की चिंताओं पर मध्य मई 2019 में भारत ने नई दिल्ली में संगठन के व्यापार मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी की। बैठक के उपरांत एक परिणाम दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को तय किया गया तथा संगठन की विवाद निपटान प्रणाली से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की परिकल्पना की गई। भारत द्वारा संगठन की जनरल काउंसिल की बैठक में एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, जिसमें निम्न प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया, जिन संगठन में सुधार करते समय ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। द्विपक्षीय व्यापार के मुख्य सिद्धांतों का संरक्षण किया जाना चाहिए, विशेष एवं विभेदक उपचार प्रावधानों की रक्षा की जानी चाहिए, अपीलीय संकट का समाधान होना चाहिए और एक तरफा कार्रवाई का निपटान तथा अन्य क्षेत्रों में विचार विमर्श को जारी रखना होगा। भारत ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में विकासशील देशों के बेहतर एकीकरण के लिए विशेष और विभेदक उपचार प्रावधान आवश्यक हैं। यह प्रावधान संगठन के मूल में है और इनको विशेष संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत एवं क्यूबा सहित संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अधिसूचना की आवश्यकता की बात पर जोर दिया गया। इस प्रस्तुति की रूपरेखा बताती है कि संगठन के सभी कार्यों में पारदर्शिता एवं सामान्य सूत्र होना चाहिए। विकासशील एवं निम्न विकसित देशों जो संसाधनों एवं क्षमता के मामले में पहले से ही कमजोर हैं को पारदर्शिता में सुधार करने के नाम पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। भारत बार बार खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सार्वजनिक भंडारण की व्यवस्था में स्थायी समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करता रहा है। हालांकि इस मामले में अभी भी रचनात्मक पहल की कमी विद्यमान है। भारत संगठन के साथ मत्स्य सब्सिडी वार्ता में भी पूरी तरह संलग्न है तथा गरीब, छोटे एवं कारीगर किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देता है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे बच्चों। इसमें आपने नव उपनिवेशवाद की पूरी अवधारणा को समझा और कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नव उपनिवेशवाद को भारत में और पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, ये आप बेहतर तरीके से समझ गए बच्चों। आज का सेशन बहुत यूजफुल है, आप इसको जरूर देखें, इस पर नोट्स बनाएं और ये बहुत ही यूजफुल सेशन आपके लिए रहा है। बच्चों, जैसा कि हम पीछे से आपको बताते आए हैं, बार बार बताते आए हैं कि अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर करेगा और आपको मौका देगा बहुत सारी चीजों को सीखने का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का, अपने अंदर कंपटीशन डेवलप करने का, कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप करने का, चैलेंज लेने का, स्पोर्टमैनशिप डेवलप करने का तरीका विकसित करेगा आप में,
तो आप जरूर से जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। इसका अगला एपिसोड 7 फरवरी 2021 को है, 11 बजे है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। आप बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन को आप बहुत आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी बहुत ग्रेट काम कर रहा है, बहुत महान कार्य कर रहा है। निश्चित तौर पर आपको इसमें सहयोग करना चाहिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और प्लस अपनी तैयारी को बेहतर आप तब कर पाएंगे जब आप यूट्यूब से आगे जाएंगे। यूट्यूब से आगे का रास्ता प्लस और आइकॉनिक का है, जहां पर जाकर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर पाएंगे। और इसमें प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ से आपको क्लास की इंफॉर्मेशन मिलेगी और क्लास के नोट्स मिलेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, खुशियां भी खेलते रहें, सकारात्मक रहें और तैयारी को अच्छा करें, खूब मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। और हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।